ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जान नहीं लगी, कैसे हैं आप सब? ओके दैट्स ग्रेट। ओके सो आज बेसिकली हमारे साथ एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडियंस दोनों ऐड हैं, ठीक है। आज एक तरह से एक नया टॉपिक ताकि आपकी वैल्यू एडिशन की जा सके और जिनको बिल्कुल इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है उनको वो नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके ताकि उनको पता लगे कि इस वक्त हमारे पास ऑनलाइन कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। सो आज हम ई कॉमर्स पे तो हम जनरली बात करते रहते हैं, जैसे इंटरनेशनल हम बात करते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, लेकिन आज जो हमारा मेन इंटरेस्ट होगा दैट इज टोटली लोकल ई कॉमर्स। आप लोग कैसे लोकली अपना ब्रांड डेवलप कर सकते हैं, या अगर आपका नहीं है और अगर है तो आप उसको कैसे, अभी जो स्ट्रेटजीज आप अप्लाई कर रहे हैं कैसे उसे ऑनलाइन कन्वर्ट कर सकते हैं, और किस स्ट्रेटजीज के साथ अगर वो अभी आपका छोटा ब्रांड है आप उसे कैसे लॉन्गर वर्जन में कन्वर्ट करके ज्यादा ऑडियंस और ज्यादा बिजनेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, क्योंकि आज हमारे पास बहुत टाइप के ऑडियंस मौजूद है, तो उससे पहले let me introduce myself. My name is Zainab Yasir and I have done bachelor's in chemistry. I am the operational lead here, ठीक है। और अगर मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए, बेसिकली आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट अराउंड 3+ years in Amazon Wholesale FBA. सो बिफोर स्टार्टिंग, आप में से बहुत लोग मुझे जानते हैं लेकिन बहुत लोग न्यू हैं जिनको हम कभी भी कहीं पे एक जब कम्युनिकेशन डेवलप करते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है अगर हम एक पर्सन को जानते हैं, उससे बात करना, उससे इंगेज करना या उससे अपने क्वेश्चन आंसर्स करना। तो उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन, मैं आपको यहाँ पे इस कैंपस में जितनी भी आपके सामने एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं या यहाँ पे जितने भी आपके सेशंस जो हो रहे हैं उसके पीछे जो एक पर्सन है जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, उनके बगैर तो ये सेशन हमेशा इनकम्प्लीट ही रहेगा। दैट इज Sir Irfan Aziz, जो कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ecom startups. Basically he has won 2 gold medals in MBA and in MS in human resource management. और अगर बात की जाए उनका 18+ ईयर का टैलेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में उनकी एक्सपर्टीज हैं। आप यहाँ पे जितने भी अभी न्यू कमर्स हैं, जितने भी अभी आना चाह रहे हैं, आप सारे बेसिकली यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, दे आर, आप लोग टैलेंट हैं। बेसिकली आपको डेवलप कैसे करना है, आपके स्किल्स को उभारना कैसे है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में हो या पर्सनल डेवलपमेंट में हो, मेरा ख्याल है सर इरफान से बेहतर जो है इस चीज को कोई नहीं कर सकता। जैसे आप लोगों को यहाँ पे अभी आप लोगों ने 1-2 क्लासेस ली हैं, जिन्होंने नहीं ली वो भी इंशाल्लाह आगे इन चीजों से गुजरेंगे, उनको पता लगेगा कि यहाँ पे वैल्यू कैसे ऐड की जाती है, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है, जैसे मैंने अगेन बात की, दैट इज लोकल ई कॉमर्स। आज हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो सिर्फ लोकल होगा, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट परस्पेक्टिव पे बात करेंगे, जैसे दराज है, शॉपिफाई है, आपका डिजिटल मार्केटिंग में हम कैसे ऑडियंस को ग्रैब कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगेन दिस इज नॉट माई एक्सपर्टीज। यहाँ पे जब भी कोई बंदा बात करता है तो वो एक्सपर्टीज जिसमें रखता है वो उसी में बात करता है। तो मेरे से ज्यादा जो बेहतर आपको इस चीज में गाइड करेंगे बेसिकली Kashan Makbul. Basically, Kashan is the local e-commerce lead trainer in e-com startups. अगर मैं उनकी एक्सपीरियंस की बात करूं, ठीक है, basically he has 4+ year experience in e-commerce with a specialization in Daraz, Shopify, digital marketing. और यही नहीं, उन्होंने 200+ स्टूडेंट्स को अभी तक वो लोकल ई कॉमर्स में डेवलप करके ट्रेन कर चुके हैं, जो कि कहीं ना कहीं या तो आज सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या अपना बिजनेस जो है दराज पे लोकली जो है वो स्टार्टअप ले चुके हैं, ठीक है। और ही हैज डन बैचलर्स इन कॉमर्स। सो दिस इज माई टर्न, दिस इज माई कि मैंने आपको अपना सारा इंट्रोडक्शन और सारी चीजें करवा दी हैं। तो आप मजीद टाइम ना लेते हुए, वेस्ट करते हुए, मैं कशान मकबूल को प्लीज इन्वाइट करना चाहूंगी। कशान, आप यहाँ पे आए एंड इट्स टोटली ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। कशान, ये माइक प्लीज, पहले आप माइक यूज कर लेना। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? सबकी खैरियत से होंगे। वैसे ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन टॉपिक से पहले जो है ना कुछ चंद बातें कर लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है तो एडजस्ट कीजिएगा उसके लिए। अच्छा अब बहुत सारे मार्केट के अंदर ना, जब अमेज़ोन की हाइप क्रिएट हुई थी, ठीक है, अमेज़ोन स्टार्टिंग के अंदर, आज से मैं अगर 3-4 साल पहले की बात करूँ ना, जब मैं इस फील्ड के अंदर एंटर हुआ, तो मैं कर रहा था जी, मैंने स्टार्ट लिया दराज से, ठीक है। तो मेरे लिए मुश्किल था अमेज़ोन करना, ठीक है, क्योंकि
डिफरेंट माइंडसेट होता है बच्चों का, सीखने की कैपेसिटी भी अपनी अपनी होती है सबकी, कोई जल्दी पिक कर लेता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई देर से पिक करता है चीज़ों को, ठीक है। तो मैं फास्ट लर्नर तो था, लेकिन अमेज़ोन जब मैंने देखा, एक तो उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और सेकेंडली और बहुत सारे लोग उसमें ऑलरेडी वीए की सर्विसेज दे रहे थे उस टाइम। जो है ना वीए की वो अब सदाएं लगती होती थी बाहर गली में, जैसे वो आते नहीं रेडी वाले कि भाई वीए कर लें, अमेज़ोन वीए। अच्छा, उस हाइप से मैं भी इंस्पायर हुआ कि भाई अमेज़ोन करना चाहिए, देखना चाहिए क्या है अमेज़ोन, ठीक है। तो अमेज़ोन को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, जो कि मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, मुझे मुश्किल लगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, भी मुझे अमेज़ोन मुश्किल है तो मैंने ये नहीं कहा कि भाई क्या ई-कॉमर्स मैं छोड़ देता हूँ, इसको दफ़ा करें, क्या करना है। लेकिन मैंने उसको पकड़ा भी, मार्केट के अंदर गैप किस चीज़ का है और डिमांड किस चीज़ की है। उस टाइम आज से 3 से 4 साल पहले दराज़ की डिमांड तो थी, लेकिन लोग उस पे काम नहीं कर रहे थे और लोगों को काम आता भी नहीं था करना, ठीक है। रैंडमली आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब वो प्लेटफ़ॉर्म मतलब ऐसे ही लॉन्च होता है और चीज़ें देख रहा होता है, अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट कर रहा होता है, तो वो जो प्लेटफ़ॉर्म होता है ना, बहुत सारी आपको रिलैक्सेशन देता है। कोई भी आप गलतियाँ करें, कुछ भी करें, स्कैमिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तो वो इतनी जल्दी आपको जो है ना वो पकड़ता नहीं है, उसका एल्गोरिथम जो है वो आपको ट्रैक नहीं करता इतनी जल्दी, क्योंकि वो पॉलिसीज़ अपडेट हो रही होती हैं, बहुत सारे रिलैक्सेशन देते हैं। तो दराज़ भी उस टाइम में यही था कि बहुत सारे जो होलसेलर्स थे, इम्पोर्टर्स थे, अच्छा उनका काम था, मकसद ये था, उनको भी दराज़ का पता नहीं था, बस ये था कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है। तो उन्होंने क्या किया भी, उन्होंने जितनी भी प्रोडक्ट्स होती है ना उनके पास, उनकी शॉप पे, क्योंकि उनके पास फिजिकल वेयर हाउस भी होते हैं ना, तो उन्होंने लगाना शुरू कर दिया दराज पे, इसी तरह रैंडमली जो है ना वो लगाना शुरू कर दिए प्रोडक्ट्स को। अच्छा, अब जैसे ही प्रोडक्ट्स जब लगाना शुरू करते थे, तो आपको जो है ना ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते थे विदाउट एनी जो है ना कोई भी कोशिश ज़्यादा किए, मेहनत की, आपको ऑर्डर्स ऐसे ही आना शुरू हो जाते थे, इतनी प्रमोशन भी नहीं करनी पड़ती थी, ठीक है। लेकिन आज के दौर के अंदर जैसे-जैसे ई-कॉमर्स ग्रो हुआ है, हर मार्केट जो है ना अब कॉम्पिटिशन में आ गई है, तो दराज़ इसमें पीछे कैसे रहता। तो दराज़ भी जो है ना वो मार्केट में आया है, कॉम्पिटिशन में आया है, तो इसने जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करना शुरू किया है। आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे पहले कि भई दराज़ एक स्कैम है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो आपको गलत मिलती हैं। जो है मतलब सही चीज़ें नहीं आती, डैमेज आती हैं चीज़ें। तो अब एज़ कम्पेयर टू 3-4 साल पहले की बात है ये, अब अगर उसको कंपैरिज़न करें ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें कम हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं दराज़ पे भी। अब एक प्लेटफ़ॉर्म जब स्टार्टिंग में आता है उसको सीखने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब अगर आप लोकल ई-कॉमर्स की बात करें, इसमें काम करना चाहते हैं, तो अब आपको सीखने की ज़रूरत है उसको। अब आप पहले क्या था, एक अनएजुकेटेड सेलर प्रोडक्ट्स लगाता था, उसको सेल्स आना शुरू हो जाती है। लेकिन अब जो है वो ऑब्वियसली हमें एजुकेट होना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे आके कोई भी प्रोडक्ट लगाएँ, तो वो सेल्स तो ख़ैर नहीं आती उस पे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत होता है, तो उसकी प्रमोशन, रैंकिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें हमें देखनी पड़ती हैं, ठीक है? तो भी लोकल ई-कॉमर्स की बात करते हैं अब। लोकल ई-कॉमर्स जो है ई-कॉमर्स तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ऑनलाइन जो है वो बाइंग एंड सेलिंग का नाम है, ठीक है? और लोकल ई-कॉमर्स जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मार्केट्स आ जाती हैं पाकिस्तान के अंदर ही, ठीक है? जिसके अंदर जो फ़ेमस है, जब हम बाइंग की बात करते हैं ना, हमारे माइंड में सबसे पहले क्या नाम आता है? दराज़ का, क्योंकि दराज़ इज़ द बिगेस्ट प्लेटफ़ॉर्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले लोगों को पता था कि सिर्फ़ यहाँ से बाइंग होती है, लेकिन अब लोगों को ये भी पता है कि इसपे सेलिंग भी होती है। लेकिन अब भी कई दफ़ा लोग जो है ना वो थोड़े से घबरा जाते हैं, क्या मैं इस पे टाइम लगाऊँ? भी दराज़ को हल्का ना लें आप, ठीक है? दराज़ को बिल्कुल भी हल्का ना लें। उसकी रीज़न ये है कि भई जहाँ पे आप लोग अमेज़न पे काम करते हैं ना, लोग अमेज़न पे काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स में काम कर रहे हैं, तो वो अगर सर्वाइव कर रहा है उस मार्केट में, तो उसका मतलब यही है ना कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, सेलर्स भी हैं, आपकी बाइंग कस्टमर्स भी आते हैं, सारा कुछ आता है। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, अगर ये बहुत अरसे से सर्वाइव कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भई इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेलर्स इसके ऊपर भी सेल करते हैं और मिलियंस के अंदर सेलिंग होती है। अभी जो है रिसेंटली हमारी जो है वो 11/11 गुज़री है, ठीक है? इसके ऊपर जो सेलर्स बेसिकली ना
ओवर द ईयर जो है ना, सारा साल जो है वो सिर्फ एक कैंपेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि सबसे बड़ी कैंपेन होती है, जो आप फिजिकल भी देखते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं वहाँ भी लगती है, मतलब ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म जो है ना वहाँ पे लग रही होती है, जो कि 11-11 की सेल होती है। अब ये 11-11 जो है ना, वो अगर आपकी पूरा साल कसर नहीं ना निकली, लाइक थोड़े थोड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं, महीने के 150 ऑर्डर आ गया, 200 ऑर्डर हो गया, तो 11-11 के अंदर जो है ना लोग विद इन आवर, ठीक है, हज़ारों के अंदर ऑर्डर्स आते हैं, और आपकी सेल जो है वो मतलब पूरे साल की जो कसर होती है ना वो निकल जाती है। और सारा साल जो है लोग प्रिपेयर हो रहे होते हैं 11-11 के लिए, कि हमने 11-11 के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली दराज बिल्कुल भी हल्का नहीं है, इसको अगर आप लोग अमेज़न समझ गए हैं ना, तो इसलिए दराज आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको छोटी मार्केट समझ के सोच रहे हैं कि भाई इससे हमें कुछ मिलता नहीं है या चक नहीं मिलता, तो फिर तो आप गलत डायरेक्शन के अंदर हैं। आज से एक फ़नी है कि आज से जब 3 साल पहले जब मैं दराज़ कर रहा था ना, लोग मुझे टॉन्ट करते थे कि भई तुम अमेज़न क्यों नहीं करते? इसी तरह मैं भी इंक्यूबेशन में था, तो इंक्यूबेशन के अंदर मैं बैठा होता था, तो सारी मार्केट जो है ना अमेज़न की भरी पड़ी थी। कोई होलसेल कर रहा था, कोई प्राइवेट लेबल कर रहा था, लेकिन मैं अकेला उसमें दराज़ कर रहा। एक तरह से मैं डिमोटिवेट तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ मैंने जब सोचा, तो मैंने ये देखा कि भई मैं अपनी मार्केट बिल्ड कर सकता हूँ खुद ही, अकेला ही, ठीक है, दराज़ को लेके, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। तो अगर अपनी जो बुनियाद है वो मैंने रखी दराज़ से। ई-कॉमर्स की मुझे भी समझ नहीं थी, ई-कॉमर्स होता क्या है? अगर कोई बिगिनर भी मेरे पास आता है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करता हूँ कि भई अगर आपने ई-कॉमर्स के कॉन्सेप्ट को समझना है ना, ई-कॉमर्स होता क्या है, क्या आउटपुट्स हैं, क्या इनपुट्स हैं, तो आप स्टार्ट लें अपने ही मुल्क से, पाकिस्तान से स्टार्ट लें, लोकल मार्केट से स्टार्ट लें, और सबसे ईज़िएस्ट वे जो है वो आपके लिए दराज़ है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्ट हंट करनी है, सेम एज़ लाइक जैसे आप अमेज़न से जाके हंट करते हैं। ठीक है, अमेज़न की थोड़ी-सी टेक्निकलिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन दराज़ एज़ कम्पेयर टू उससे ईज़ी है। सेकंडली इस पे आ जाती है सप्लायर, सोर्सिंग करना, सही है? तो जब आप क्या उसको कहते हैं, कर रहे होते हैं, हंट कर लेते हैं प्रोडक्ट को, 2 ही मेन चीज़ें हैं ना बिज़नेस के अंदर, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर। एक आपकी प्रोडक्ट हंटिंग है, सेकंडली आपकी सोर्सिंग है, सप्लायर, सप्लाई चेन। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है, आपको प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है, उसकी सेल्स बहुत अच्छी हैं, तो फिर आपको उसकी सोर्सिंग अच्छी करनी पड़ती है। अगर वो सोर्सिंग ना मिले, तो ऑब्वियसली आपको मजबूरन वो ड्रॉप करनी पड़ती है प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपकी सप्लाई चेन बहुत ज़बरदस्त है, आपके हाथ में सप्लायर्स हैं, इम्पोर्टर्स भी आपके हाथ में है, तो आप ईज़िली जो है ना वो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं और कंपैटिटर्स को कम्पीट भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अगर आप सप्लायर ढूँढने जाएँ, तो थोड़ी-सी मुश्किल होगी स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, आप अब फैसलाबाद के अंदर तो ऑब्वियसली जो है वो आप लोगों को होलसेलर तो नहीं मिलेगा, अगर मिल भी जाएँगे तो वो उसमें जो प्रोडक्ट आपको प्राइस दे रहे होंगे उसमें बहुत ज़्यादा कमीशन होगा। मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के रिटेलर्स होंगे, वो एक से ले रहा है, दूसरे से ले रहा है, तीसरे से ले रहा है, वो चौथा बंदा जो है ना वो फैसलाबाद में बैठा हुआ है, जो कि खुद कराची या लाहौर से मंगवा रहा है। तो बेसिकली मेन सप्लाई चेन जो है ना वो हमारी लाहौर है या कराची है। तो इन दोनों मार्केट्स के अंदर जो है ना वो आप लोगों को थोड़ा-सा विज़िट करना पड़ता है। उसमें अंदर अगर आपके रिलेशंस बन जाएँ, तो आपके लिए लोकल ई-कॉमर्स मैं कहता हूँ एक किस्म की जन्नत ही है, कि पैसा ही पैसा है इसके अंदर, ठीक है? पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। लोग जो है ना वो पोटेंशियल इसका अभी अमेज़न के जो नंबर्स हैं ना वो माइंड के अंदर है सबके, ठीक है? लेकिन लोकल ई-कॉमर्स की अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हम अपने आस-पास की चीज़ों को छोड़ के जो है ना वो इंटरनेशनल मार्केट्स में भाग रहे होते हैं, लेकिन हम अपना हाँ, मसले-मसाइल हर जगह हैं। ये नहीं है कि अगर मैं लोकल ई-कॉमर्स कर रहा हूँ तो वहाँ पे मसले नहीं आएँगे मुझे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे, जिस तरह से अमेज़न पे भी आप लोगों को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मिलते हैं आप लोगों को, सेम एज़ इट इज़ यहाँ भी होते हैं। कभी प्रोडक्ट लॉक हो गई, कस्टमर ने फीडबैक गलत दे दिया, जो है प्रोडक्ट डैमेज चले गई, ये इस तरह के बहुत ज़्यादा मसले होते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप लोग काम कर रहे होते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, तो आपको उन चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना भी आ जाता है। ईज़िली जो है, अब मैं अगर लेट्स सपोज़ मैं नहीं कर रहा वो चीज़, मैं अगर दराज़ नहीं कर रहा,
तो कल को कोई दराज वाला कोई भी उठ के मुझे कह देगा कि भाई दराज पे काम ना करना या लोकल ई कॉमर्स में काम ना करना, बहुत नुकसान होता है आपका। अच्छा, अब एक तरह से आप लोग उसकी बात में तो आ गए, ठीक है, अब आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि मैंने करना ही करना है, ठीक है, लेकिन उस एक बंदे के कहने पे आप लोगों ने जो है ना वो सुन के उसको बोल दिया कि भाई मार्केट अच्छी नहीं है, ना करना स्टार्ट। तो आप वहीं पे रुक गए बगैर रिसर्च किए, बगैर जो है वो उसको खुद टेस्ट किए, ठीक है। तो एटलीस्ट मार्केट्स को खुद टेस्ट करें, कुछ चीज़ों को देखें कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं इसलिए अगर सर्वाइव कर रहा हूँ लोकल ई कॉमर्स के अंदर, मैं अभी तक जो है ना वो अमेजोन पे ही नहीं गया, ठीक है, किया भी नहीं। हाँ, मिड के अंदर जाके ना थोड़ी सी प्रोडक्ट हंटिंग की थी मैंने, MPL के अंदर, मतलब माइक्रो प्राइवेट लेबल के अंदर ना मैंने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट की थी। तो शुरू में मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन बाद में फिर मैं डिमोटिवेट हो गया, फिर मैं अपने वापस मार्केट में आ गया लोकल ई कॉमर्स में। तो मेरे लिए अगर मैं ये मार्केट है ना, मैंने स्टार्ट अगर दराज से लिया है ना, तो मैंने अपनी ही मार्केट के अंदर रहते हुए अपने आप को ग्रोम करना है। लाइक मैंने दराज से स्टार्ट लिया, फिर मैंने शॉपिफाई को सीखना शुरू कर दिया, उसके साथ साथ फिर मैंने जो है वो फेसबुक एड सीखना शुरू कर दी, फिर मैंने टिकटॉक एड्स सीखना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आप लोगों को भी पता है कि भाई सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स तो यही है। अब एक तो दराज आ गया, आप ये सबको पता है कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स मार्केट है, जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना स्टोर क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं और उसकी रैंकिंग करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं दराज की बात करूँ ना, तो इसके ऊपर फ्री ऑफ कास्ट अकाउंट बनता है, कोई पैसे नहीं लगते आप लोगों को, ठीक है। चाहिए क्या होता है, 3 किस्म के इसमें मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल मॉड्यूल है इसमें, सेकेंडली इसमें मॉड्यूल होता है बिजनेस मॉड्यूल, ठीक है। थर्ड मॉड्यूल है दराज मॉल का। दराज मॉल का आइडिया है सबको? नहीं है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्राइवेट लेबल को दराज पे अगर आप रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, तो वो आपका बन जाता है दराज मॉल, ठीक है। लाइक दराज आपको कहता है कि ये मेरे प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड सेलर है और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप बाइंग कर रहे हैं ना दराज से, अगर आपको अभी भी आपके माइंड में है कि भाई दराज से चीज़ सही नहीं आती, आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं, दराज पे शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी नीड प्रोडक्ट जो भी चाहिए आपको वो सर्च करें, और सर्च करने के बाद अगर आपको उस कीवर्ड्स के ऊपर दराज मॉल का कोई प्रोडक्ट मिल रही है ना, बेसिकली एक सेलर आ जाता है, उसके साथ छोटा सा टैग लगा होता है, मॉल लिखा होता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सेलर मिल जाए वहाँ पे आपको, तो उससे ज़रूर बाय करें। उसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा होगी, लेकिन आपको 100% क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी जो उसने दिखाई हुई है, और जो है वो आपके साथ स्कैम भी नहीं होगा, किसी किस्म का भी स्कैम नहीं होगा, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है, रीज़न ये है कि अगर दराज कह रहा है ना कि ये मेरा वेरीफाइड सेलर है, तो दराज ने उसको जो है ना कान से पकड़ के रखा हुआ है कि भाई एक भी गलती की ना तुमने, तो मैंने तुम्हारा स्टोर बंद कर देना, तुमसे जो टैग दिया हुआ है ना, जो मैं तुझे बैच दिया हुआ है, वो मैंने ले लेना है वापस, ठीक है। तो अगर वो दराज मॉल को जो है वो एक कह लें कि प्रेफर कर रहा है ना, तो सेकेंडली उसको जो है ना वो एक तरह से उसको स्ट्रिक्ट भी है उसके लिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर सेलर, इंडिविजुअल सेलर। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपको दराज पे जाने के लिए जो है वो कोई कंपनी रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है स्टार्टिंग के अंदर, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने आईडी कार्ड के थ्रू जो है वो इजीली अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सही है। लेकिन जो दूसरा बिजनेस अकाउंट है ना, लेट्स सपोज आपका एक गोल है, गोल मेरा क्या है कि मैंने प्राइवेट लेबल करना है दराज के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपने हमेशा जो है ना वो बिज़नेस अकाउंट क्रिएट करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं वो कन्वर्ट नहीं होता बिज़नेस अकाउंट में, ना ही दराज मॉल में कन्वर्ट होता है इन फ्यूचर, ठीक है। तो अगर आपने दराज मॉल का गोल सेट किया हुआ है कि अभी मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं लेकिन अपने बिजनेस को टेस्ट करता हूँ, इनिशिएट करता हूँ चीज़ों को, तो इन फ्यूचर मेरे पास कंपनी के पैसे भी हो जाएंगे, ट्रेडमार्क के पैसे हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, तो मैं अपना प्राइवेट लेबल जो है वो बिल्ड कर लूँगा इसके ऊपर। तो देन आप जो है हमेशा किस क्रिएशन पे जाएंगे, बिजनेस अकाउंट पे।
लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जस्ट मैंने टेस्टिंग के लिए ही जाना है, टेस्टिंग ही करनी है दराज के ऊपर, तो देन आप बेशक अपने आईडी कार्ड पे बना ले, कोई इशू नहीं है। अंडरस्टैंड? ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारी चीज़ें। आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी फ्री है, बिजनेस अकाउंट भी फ्री है, बेशक अभी बना के रख ले, कोई चार्जेस नहीं होंगे अमेजोन की तरह। वो चार्ज करता है आपसे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता। हाँ, परसेंटेज चार्ज होती है, वो भी पर ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर आता है आपकी परसेंटेज चार्ज होती है आपसे। ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 20 से 22% जो है ना वो दराज आपसे कट करता है। ठीक है, ये एवरेज अमाउंट है आप लोगों की। ओके, तो एक इसमें और चीज़ है, वो ये है कि जी दराज ही एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा जो मल्टीपल कैटेगरीज पे काम कर रहा है। कोई भी शॉपिफाई बेशक आप उठा के देख लें, या कोई भी ई कॉमर्स लोकल स्टोर उठा के देख लें, आपको इन जैसी कैटेगरीज कहीं पे भी नहीं मिलेगी जो लो वॉल्यूम से लेके हाई वॉल्यूम तक काम कर रही हैं। ठीक है, लाइक आपको एक पेन पेंसिल से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, फ्रिज, एसी, मोटर बाइक, सारा कुछ मिल जाता है यहाँ से, लैपटॉप्स वगैरह से ही हाई टिकट प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं। तो जो है इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। बेशक आप स्टार्ट लें बाइंग करने से ही। ठीक है, अभी हमारे अंदर जो फियर है ना उसको ख़त्म करें, क्योंकि हमारा ही ये प्लेटफॉर्म है, हमारी कंट्री का प्लेटफॉर्म है, हमने ही इसको जो है ना वो आगे लेके चलना है। अगर हम ही जो है वो डरते रहेंगे इस पर काम करने से, तो ऑब्वियसली जो है वो फिर फ़ायदा तो नहीं है ना चीज़ों का। तो दराज बहुत इजी है अगर आप स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे मेजॉरिटी में लोग अमेजोन पे काम कर रहे होंगे, इंटरनेशनल मार्केट्स में काम कर रहे होंगे, सही है ना? तो आप लोगों के लिए दराज स्टार्ट करना बहुत आसान है। जो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, जो कुछ नहीं कर रही है, लाइक जैसे मैंने आप लोगों को बताया 3 साल पहले भी मैं भी कुछ नहीं कर रहा था, तो मैंने भी स्टार्ट दराज से लिया था। तो दराज एक तो अगर आपके पास बहुत कम इन्वेस्टमेंट है ना, बहुत कम कितनी हो सकती है, 20,000, 30,000, 40,000, ठीक है ना, आप इनिशिएट ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट में क्या करेंगे, थोड़ी सी मार खा लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट टेस्टिंग कर लेंगे, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स उठाएंगे मार्केट से, जो बिक रही हैं 200, 300 रुपये में। ठीक है, ये मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, इन प्रोडक्ट्स में से आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी दराज काम कैसे कर रहा है। ठीक है, इन एंड आउट्स का पता चल जाएगा, पॉलिसीज़ का पता चल जाएगा। अगर आप स्टार्ट लेते हैं 50,000 से, 60,000 से, आप एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ इसमें आ जाती है, अगर आपके पास सप्लायर, अब इसमें सप्लायर जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सप्लायर आपके पास अच्छा है और आपका बहुत उससे क्लोज ताल्लुक है। ठीक है, तो वो सप्लायर से आप क्या कहते हैं कि भाई आपके पास जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं उसको टेस्ट करना शुरू करता हूँ। अब मेरे लिए आपने जो है वो इसको डिस्पैच करना है स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, जो इनिशली आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे अपनी ऑनलाइन सेलिंग का, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ना इन्वेंट्री पे पैसे लगाएं, आप जस्ट उसकी प्रमोशन पे, रैंकिंग पे पैसे लगा लें। ठीक है, रैंकिंग पे पैसे लगा लें, लेकिन उसके लिए आपके पास सप्लायर होना लाजमी है, और सप्लायर भी वो हो जो ऑब्वियसली टेस्टेड सप्लायर हो, जो आपको तंग भी ना करे आगे चल के। तो ये एक किस्म से आप विदाउट इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं इससे। पैसे नहीं लग रहे यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ पैसे लग रहे हैं तो आपकी रैंकिंग पे, मतलब प्रमोशन पे लग रहे हैं पैसे, और कहीं भी पैसे नहीं लग रहे। इससे भी आपकी प्रोडक्ट टेस्टिंग हो जाएगी। अगर आपको वहाँ से प्रोडक्ट अच्छी मिल जाती है, आप स्टार्ट करें, इन फ्यूचर आप उसको सोर्स करें चाइना से। अगर प्रॉफिट अच्छा लेना है उस प्रोडक्ट से, और आपको पता है कि ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है और चलने वाली प्रोडक्ट है, आगे 1 साल, 2 साल, 3 साल मजीद ये चलेगी। ठीक है, तो आप देन चाइना से उसको सोर्स करें। ठीक है, आप इस बिजनेस के अंदर चाइना से अगर डायरेक्ट सोर्स भी करते हैं ना, तो आप रीसेलर भी बन सकते हैं, फिर उस प्रोडक्ट के होलसेलर भी बन सकते हैं। ठीक है, हर कोई तो इम्पोर्ट नहीं कर सकता ना चीज़ों को। ठीक है, किसी ना किसी का कोई एक आधा कोई रेफरेंस होगा जो निकल आएगा, तो वो चाइना से मंगवाना शुरू कर देगा। तो वो इस तरह से भी मंगवा सकता है कि और कोई भी बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, उस बंदे से कॉन्टैक्ट करे, और दोनों मिलके जो है वो प्रोडक्ट को ला रहे हैं। इसमें आपका मार्जिन, एक तो डिलीवरी बहुत कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। तो क्वांटिटी ज़्यादा हुई है तो ऑब्वियसली आपका मार्जिन भी इसमें बहुत ज़्यादा बचेगा आप लोगों को। तो आप जो है वो उसको होलसेल में भी लगा सकते हैं, होलसेल में कर रहे हैं।
ठीक है। अच्छा, थोड़े से नंबर्स पे बात कर लेते हैं। ये एक एवरेज फिगर्स हैं आपके सामने कि दराज के ऊपर डेली जो है ना वो 2.5 लाख ऑर्डर्स जो है वो डिस्पैच होते हैं, लेकिन ये 2.5 लाख प्लस हैं डेली के ऑर्डर्स, ठीक है। आप देखते हैं कि जो PSL लगता है, लाइव मैचेस लगते हैं, ठीक है, वो दराज ने क्यों स्टार्ट किया था उसको दिखाना, फ्री 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 दिखाता है ना, पैसे तो नहीं देता, वो फ्री मैच दिखाता है। और जब आप उस पर मैच देखते हैं ना, तो मैच जब आप देखते हैं तो ऊपर जो है ना वो लाइव आप ऑडियंस चेक करें उसकी कितनी ज़्यादा होती है, करोड़ों के अंदर उसकी ऑडियंस होती है उस टाइम, ठीक है। और जो वो ऑडियंस ला रहा होता है ना, तो ऑडियंस जो आ रही है दराज पे वो बाइंग भी कर रही है साथ साथ। जैसे ही आप दराज को देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो आपको ना साथ ही एक नोटिफिकेशन आते होंगे कि फलां बंदे ने जो है वो ऐड टू कार्ट किया, फलां बंदे ने ये चीज़ परचेज़ की। तो ये हमारी माइंड साइकी के साथ खेल रहे होते हैं। लेकिन उस दौरान भी जब ये मैच लगा होता है, उस दौरान भी जो सेलर्स होते हैं उनके स्टोर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही होती है, और वहाँ से भी जो है वो लोग बाइंग कर रहे होते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसके बाद सेलर्स हैं 150 लाख जो है वो सेलर्स हैं इसके ऊपर। ये बहुत कम जो है वो नंबर्स मैंने दिखाए हुए हैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं इसके ऊपर, ठीक है। और 10 मिलियन प्रोडक्ट्स हैं इसके ऊपर लाइव। तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है दराज का, ठीक है। सिर्फ मकसद क्या है हमारा, इसको स्टार्ट करना। इजी स्टेप्स हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। फैसलाबाद में भी अगर आपको कोई प्रोडक्ट देखें, हम अगर हमें प्रोडक्ट्स को समझना आ गया ना, प्रोडक्ट को जज करना आ गया, साइकी समझ में, हम जाते हुए भी कोई मार्केट में अगर विजिट करते हैं, या आपके स्टोर्स हैं बड़े बड़े $1 शॉप, ठीक है। अब $1 शॉप से जो प्रोडक्ट मिल रही होती है ना, वो आपको आम मार्केट में छोटी छोटी दुकानों से नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वो खुद डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे होते हैं, सही है। आप वहाँ से भी प्रोडक्ट्स को जो है ना वो लगा के टेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बेसिकली स्टेप एक ही है, स्टार्ट करना है इसको। हमें सब कुछ पता होता है, हमारे इर्द गिर्द जो है ना, वो हमारे इर्द गिर्द ये सारा कुछ बिजनेस हो रहा है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है हमारे अंदर, वो है फियर, कि भाई अगर 20,000 भी हैं मैंने लगा दिए तो पता नहीं क्या होगा। ये ये एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, ये उसकी नहीं है, ये उसके लिए ये खामियां नहीं है, उसके अंदर नहीं ये चीज़ होती। एंटरप्रेन्योर तो बेसिकली ये फैसला लेता है कि ये मैंने चीज़ करनी है, तो वो बेशक 20,000 आप लगाते हैं, तो मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं जिन्होंने वाकई में ही 20-20 हज़ार से स्टार्ट किया हुआ है। अब 20-20 हज़ार का जो मैं वर्ड बोलता हूँ ना, लोगों के माइंड में आता है कि यार इतनी सी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे स्टार्ट हो सकता है। भाई इन्वेस्टमेंट तो इतनी है, लेकिन उसके अंदर जो मेहनत है, लगन है, वो उससे भी ज़्यादा है। तो इन्वेस्टमेंट बेशक आपकी कम है, लेकिन जो आपके अंदर पैशन है, जो आपके अंदर लगन है, मेहनत है, उसके ज़रिए आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से आगे लेके जा सकते हैं। ओके, दराज का मैंने कवर किया आप लोगों को बताया कि कितने मॉड्यूल्स हैं, कैसे आप लोग काम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अब थोड़ा सा लोकल ई कॉमर्स के अंदर ही शॉपिफाई भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है। अब जिससे पूछ रहे हैं कि भाई लोकल ई कॉमर्स में क्या कर रहे हो, भाई मैंने शॉपिफाई बनाया हुआ है, उस पर मैं बेच रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों के से क्वेश्चन एक ये है कि शॉपिफाई क्या है। दराज तो एक है ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है वो, ठीक है। शॉपिफाई क्या है? शॉपिफाई को आप लोग क्या समझते हैं जी? होस्टिंग प्लेस, और कोई बताना चाहे जी? हेल्पिंग टूल है, ओके। और कोई मेरे इल्म में इजाफा करे। वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस का आइडिया है किसी को? वेबसाइट बनाने का टूल है, ठीक है। CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। और शॉपिफाई जैसे आपने ई स्टोर्स के लिए यूटिलाइज है। अच्छा, आप लोगों के लिए मैं इसको आसान कर देता हूँ। क्या हम शॉपिफाई को ये कह सकते हैं कि ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्डर है? ये खुद ई कॉमर्स मार्केट नहीं है, इसको आपने शॉपिफाई के ऊपर
शॉपिफाई कहता है कि आप मेरी सब्सक्रिप्शन बाय करें, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन बाय करने के बाद मैं आपको एक तरह से होस्टिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, एक सर्वर प्रोवाइड कर दूंगा। उस सर्वर के ऊपर जो जो आपको ई कॉमर्स स्टोर के लिए चाहिए वो सारा कुछ अवेलेबल है। सिर्फ आपने क्या करना है, थीम अप्लाई करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप अपनी जो है ना वो वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। तो शॉपिफाई ये है। अगर वर्डप्रेस की बात की जाए ना तो वर्डप्रेस भी सिमिलर है, लेकिन वर्डप्रेस के अंदर चीज़ें मैनुअली आपको इंटीग्रेट करनी पड़ती हैं। आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ता है एक होस्टिंग सर्वर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको जो है कुछ थीम्स चाहिए, फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। उसके बाद प्लगइन्स चाहिए। अब आप जो वेबसाइट बना रहे हैं ना, अब ऑब्वियसली बनाने के लिए भी बहुत सारी प्लगइन्स आ गए हैं। एलिमेंटोर ज़्यादा चलता है, पेज बिल्डर जो है वो ज़्यादा चलता है, ठीक है, उसके थ्रू भी। लेकिन ये जो वेबसाइट्स होती है ना, ये होती हैं PHP पे बनी हुई, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ चेंज भी करना होता है ना, तो फिर आप कोडिंग के थ्रू जो है वो आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और कोडिंग के थ्रू आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। अब जैसे ही शॉपिफाई आया, अब बहुत सारे शॉपिफाई के आने से पहले ना बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो, ऑब्वियसली एक ही हमारे पास ऑप्शन था, वर्डप्रेस पे आप वेबसाइट बना लें, या सेकेंड ऑप्शन ये था कि आपको कोडिंग आनी चाहिए। HTML पे लोग वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन वाला थोड़ा सा मुश्किल था, हर किसी को कोडिंग नहीं आती। जैसे ही वर्डप्रेस आया तो वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा लोगों ने सीखा, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों को समझ आई उसकी, सीखना शुरू किया, देखा, उस पर वेबसाइट बनाना शुरू हो गई, ठीक है। लेकिन जैसे ही शॉपिफाई आया, उसने इस तरह से मार्केट को ग्रैब किया कि भाई जो लोग वर्डप्रेस पे भी थे ना, वो भी माइग्रेट कर गए शॉपिफाई पे। ऐसी क्या रीज़न हो सकती है वाला, आप बताएं। उसका स्पेसिफिक रीजन ये था, जब हम लोग वर्डप्रेस पे ऑनलाइन स्टोर्स डेवलप करते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को होम पेज, लैंडिंग पेज और बाकी सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए बैकएंड पे कोड्स लगाने पड़ते हैं, बिल्कुल। टूल्स प्लग इन करने पड़ते हैं, इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा है। और अब फॉर एग्जांपल जिसको नहीं आती, उनको पहले इन सारी चीजों का रिसर्च वर्क करना पड़ता है। और ऑनलाइन स्टोर जो है वो समटाइम्स हमारी जो डोमेन होती है स्पेसिफिकली, अगर हमने शेयर्ड में बाय की हो, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। होती हैं डेडिकेटेड होती हैं, कुछ होती हैं शेयर्ड में होती हैं, जिनकी तो शेयर्ड होस्टिंग पे चल रही होती हैं, वो आपका पेज लोड नहीं करता, बिल्कुल। लोड आपका नहीं होता पेज। उसके अलावा आपका बफर टाइम बढ़ जाता है, रिस्पांस टाइम बहुत डिले में जाता इसको मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि भाई वर्डप्रेस पे अगर आपकी वेबसाइट बनी है ना, तो आपको एक पर्सन लाजमी रखना पड़ता है साथ, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। क्यों? उसके अंदर बग्स भी बहुत जल्दी आते हैं, अपडेट्स आती हैं तो बग्स भी आते हैं, ठीक है। उसको मैनेज भी थोड़ा सा मैनुअली जाके करना पड़ता है, उसके अंदर थोड़ा सा समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। लेकिन अगर मैं शॉपिफाई की बात करूं, शॉपिफाई ने आके इतनी आसानी पैदा कर दी हमारे लिए कि जहां पे वर्डप्रेस के अंदर आपको एक पर्सन हायर करना पड़ता था उसको मैनेज करने के लिए, अब शॉपिफाई कहता है आप इजीली मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करें मोबाइल में और अपने बिजनेस को मैनेज करना शुरू करें, ठीक है। ऑर्डर्स भी आते हैं, आपका जो है पेमेंट इंटीग्रेशन भी आसान कर दी उसने, आपको सेल्स एनालिसिस भी आसान कर दिया डैशबोर्ड के थ्रू, ठीक है। और आपको जो है पे डिस्काउंट्स, कूपन्स, ये सारा कुछ जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेट होता है। जस्ट आपने जो है वो थोड़ी सी सेटिंग्स करनी है। और आपका और मज़े की बात बताऊं कि 1 घंटे, मुझे शॉपिफाई का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैंने यूट्यूब से सीखा और 1 घंटे की वीडियोस देखी मैंने, बस 1 घंटे तक मैंने उसके ऊपर रिसर्च की, और 1 घंटे के बाद मैंने अपनी एक सिंपल सी वेबसाइट डिज़ाइन कर ली खुद से। तो इतना इजी है ये शॉपिफाई को बिल्ड करना। हाँ, अब नंबर्स की बात करें तो ये शॉपिफाई की ग्रोथ के नंबर्स है आपके सामने, ठीक है। 2023 का क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, ठीक है, कि 25% से ये ग्रोथ में है। और अभी तक जो करंटली लाइव स्टोर्स हैं इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर स्पेशली 22,000 प्लस है, ठीक है। तो ये शॉपिफाई दिन ब दिन जो है ना वो ग्रोथ में जा रहा है। अब तो माशाल्लाह से इसके ऊपर ऑफ़र भी चली हुई है कि आप लोग इसको अगर क्रिएट करना चाह रहे हैं तो 3 मंथ तक आपने $1 पे करना है। उसके बाद आपने जो स्पेसिफिक पैकेज की प्राइस है आपने वो पे करनी है। तो 3 मंथ के अंदर माशाल्लाह से हमें पता भी चल जाता है कि हमारा बिज़नेस ग्रोइंग में है या डाउन में जा रहा है। तो अगर अच्छा चलता है तो 3 महीने के अंदर अंदर ही हम वो उस पैकेज की प्राइस जो है अपने बिजनेस में से ही निकाल लेते हैं।
ऐसे ही है। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑफ़र है जो कि पाकिस्तानियों ने इसका खूब फ़ायदा उठाया। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करें तो सबसे ज़्यादा ऑफ़र यही वाली पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों ने फ़ायदा उठाया इस चीज़ से। ओके जी, अब मॉड्यूल आप लोगों को भी पता है, सिंपली प्राइवेट लेबल का सबको पता है, ठीक है। प्राइवेट लेबल बेसिकली होता है कि अपनी पैकेजिंग, अपना नाम और आपका अपना वेबसाइट, ठीक है, अपनी वेबसाइट, ये सारा कुछ आपका अपना होता है और आप जो है वो पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मार्केट के अंदर जो है वो सेलिंग कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, ठीक है। ये प्राइवेट लेबल है सिंपल में। सेकेंडली आ जाता है जी होलसेल। वैसे होलसेल यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे लिखना था वाइट लेबल। वाइट लेबल कोई मुझे बताएगा क्या होता है? कोई अंडरस्टैंड करता है वाइट लेबल को? ऑडियंस से पूछ लेते हैं, वाइट लेबल के क्या समझते हैं, आप बता दें। व्हाइट लेबल बेसिकली ऑलरेडी मौजूदा मार्केट में एक मौजूदा ब्रांड होता है जो छोटे पैमाने पर काम कर रहा है, तो जिसका मतलब आप कह सकते हैं प्रॉपर ब्रांडिंग और पब्लिसिटी नहीं मिलेगी। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट उठा के आप उसको अपने नाम पे आके सेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाइट लेबल। एनीथिंग, कोई और? सबको आता है लगता है। अच्छा, बेसिकली वाइट लेबल जो है आप इसको इस तरह से कहते हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आप मार्केट से उठाते हैं जिसका कोई वाली वारिस नहीं होता, ठीक है। कोई वाली वारिस उसका नहीं है, कोई आपको जो है वो उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं बेचने वाला, आप उसको जितना मर्जी बेचें मार्केट से सोर्स करके, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट होती है वाइट लेबल, अगर आप वो कर रहे हैं। और वो प्रोडक्ट आपको डेली बेसिस पे, आप फेसबुक ओपन करते हैं, आप टिकटॉक ओपन करते हैं, आपको डेली बेसिस पे नज़र आ रही होती हैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर जो वो प्रोडक्ट्स भी आती हैं जो आपको कोई इतनी नीडफुल प्रोडक्ट नहीं होती, लेकिन वो अट्रैक्ट करती है, वो ये अब आपके अंदर डिज़ायर पैदा करती है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास भी होनी चाहिए, ठीक है। तो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट, नीडफुल प्रोडक्ट उसमें आ जाती हैं। तो ये ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, इसके ऊपर कोई ट्रेडमार्क नहीं होता, कोई इसका जो है वो, आप सिंपली इसको सोर्स करें, इसकी क्वालिटी मेंटेन करें, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं मिल रही तो इसकी क्वालिटी के अंदर थोड़ी सी बेहतरी लेके आएँ, तो वो बेचना शुरू करते हैं आप लोग। तो दिस इज़ कॉल्ड वाइट लेबल। तो लोकल ई कॉमर्स, अगर मैं शॉपिफाई की बात करूँ या दराज की बात करूँ, तो वो स्टार्ट ही वाइट लेबल से होता है। लोग स्टार्ट ही वाइट लेबल से करते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली ब्रांड की प्रोडक्ट्स तो बेच ही नहीं सकते बगैर उसकी ऑथराइजेशन के, तो हमने स्टार्ट यहीं से लेना होता है वाइट लेबल प्रोडक्ट से, ठीक है। और थर्ड आपकी आ जाती है ड्रॉप शिपिंग। तो ड्रॉप शिपिंग मैंने आज तक नहीं की और मैं सजेस्ट भी नहीं करता, मैं शरीफ बंदा हूँ। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो इनिशियली स्टेप्स पे ऑब्वियसली हमें हर किसी को रिक्वायर्ड होती है, अगर आप एक अच्छे वे में कर रहे हैं। अच्छा वे क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई एक सप्लायर है आपके पास, बहुत अच्छा जानता है आप लोगों को, आप भी उसके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपके, उसकी प्रोडक्ट्स उठाएं, लगाना शुरू करें, और जो ऑर्डर्स आते हैं उसको बोले डिस्पैच कर दे, वो अपनी परसेंटेज रख के आपको पे कर देगा। ये आप ड्रॉप शिपिंग को एज अ बिज़नेस नहीं समझे, ये बिज़नेस बिल्कुल नहीं है। वो कहाँ के ड्रॉप शिपिंग वाले जो आवाज़ें लगाते थे, आए जी क्रेडिट कार्ड दें हमें, रातों रात जो महीने के अंदर जो है मैं आपको डबल दे दूँगा, ठीक है। वो अब बंदे नज़र नहीं आते मार्केट के अंदर, जो कि क्योंकि ये कंसिस्टेंट बिज़नेस है ही नहीं, आप इसको स्केल कर ही नहीं सकते, सस्टेन ही नहीं है ये। तो हमेशा मार्केट के अंदर आप जब भी आते हैं ना, तो आप स्टार्ट करें लॉन्ग टर्म के लिए, उसका देखें कि भाई अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिसके ऊपर मैं, और लॉन्ग टर्म कौन सा बिजनेस चलता है इस पर। प्राइवेट लेवल तो ऑब्वियसली चलेगा, वो सारा साल चलता है, और प्राइवेट लेवल बहुत मज़े का बिजनेस है अगर अच्छे से आप लोग करते हैं, लेकिन उसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर वाकई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन सबसे सस्टेनेबल और अगर आप उसको स्केलेबल भी कह लें तो प्राइवेट लेबल ही है, वाइड लेबल भी स्केलेबल नहीं है। वाइड लेबल स्केलेबल किस तरह से नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं ना, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं मार्केट से, वो एक टाइम आएगा वो प्रोडक्ट सबको पता चल जाएगा कि बिक रही है मार्केट के अंदर, हर सेलर उसको बेचना शुरू कर देगा, ठीक है। मार्केट के अंदर उसकी प्रोडक्ट जो है वो इन्वेंट्री जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, जिनके पास होगी
वो बेच रहे होंगे हाई प्राइजेस के अंदर, आपका मार्जिन हो गया कम, अब आप उसमें सरवाइव कर ही नहीं सकते, आपको जाना पड़ता है फिर सेकंड प्रोडक्ट पे, फिर थर्ड प्रोडक्ट पे। तो ये इसके, हाँ, इससे आप अपना प्राइवेट लेवल बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। लाइक अगर आपको एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है जो कि बहुत ही नीडफुल है, हर बंदे की वो ज़रूरत है, तो वो वाइट लेवल के अंदर है, आप उसके अंदर कुछ यूनिकनेस लेके आए, कोई ऐसा डिज़ाइन, कोई ऐसा उसमें कोई ऑफर बनाए कि अब देखिए, बॉयज से मैं पूछता हूँ, दाढ़ी मूछ एक ब्रांड है, ठीक है, अब वो ब्रांड जो है ना वो 1 साल के अंदर अंदर ही बहुत अच्छा ग्रो कर गया था। वो क्यों किया था? क्योंकि उसने एक हमारा बहुत ही पेन पॉइंट जो है ना वो पकड़ा था। तो अगर आप वाइट लेवल में जाते हैं ना, तो वाइट लेवल के अंदर सॉरी प्राइवेट लेवल में जाते हैं, तो प्राइवेट लेवल के अंदर आप प्रोडक्ट्स की हंटिंग ना करें, बल्कि नीश हंटिंग करें, कैटेगरी हंटिंग करें कि कौन सी ऐसी कैटेगरी हो सकती है जिसके अंदर सब कैटेगरी आप फाइंड करें उसकी, ठीक है, सब कैटेगरी में जाके आप हमारे जो ऑडियंस के पेन पॉइंट्स है ना उनको टच करें। आप इमोशनली अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जा रहे होते हैं ना, इमोशनली टच होता है उस प्रोडक्ट के अंदर, वो प्रोडक्ट बहुत जानदार होती है, वो विनिंग प्रोडक्ट होती है, वो हमेशा चलती है वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्राइवेट लेवल भी आप लोगों को पता चल गया, होलसेल वाइट लेवल भी पता चल गया। अच्छा, दराज पे होलसेल होता है, दराज पे होलसेल होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है उस चीज़ का, और लोगों को आता भी नहीं है। उसकी रीज़न होता कैसे है? वो होता इस तरह से है कि आप मार्केट में जाएं, इसी तरह फिजिकल मार्केट में घूमते हैं, बड़े बड़े स्टोर्स पे शॉपिंग करते हैं, आप देखते हैं कि XYZ ब्रांड है, आप अगर इसको दराज पे जाके सर्च करेंगे ना, वो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, सही है, वो अवेलेबल नहीं है। अब आपके पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की परचेजिंग है उससे, ठीक है, उस ब्रांड से। अब वो दराज पे नहीं है, अब आप उस ब्रांड के पास जाके उसको करते हैं पिच कि भाई मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, मेरी ये हिस्ट्री है। बेसिकली इसके लिए आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए, उसको कुछ दिखाना भी तो है ना, वो ऐसे ही कैसे आपको दे दे, इजाज़त दे दे। तो हम उससे इजाज़त लेते हैं, ऑथराइजेशन लेते हैं उस चीज़ की, और उसको रजिस्टर्ड करते हैं फिर दराज पे। अब इसके अंदर सारा कुछ ब्रांड का लग रहा होता है, सिर्फ कंपनी आपकी है, ठीक है। कंपनी आप अपने स्टोर पे बना लें, ठीक है, अपनी कंपनी बना लें, लेकिन उसके अंदर जो ऑथराइजेशन है ना वो ब्रांड की दे दें आप, ठीक है। तो वो आप ब्रांड सेल कर रहे हैं वो वाला, तो इसको हम बोलते हैं होलसेल। तो इसके अंदर होलसेल भी होता है, लेकिन वो अमेज़न जैसा मीटू वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको न्यू न्यू लिस्टिंग्स करनी पड़ती हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, होलसेल भी एक वाहिद मॉडल है जिसके ऊपर आप बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बहुत जल्दी सेल्स आती हैं और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ ब्रांड है जिसको आप दराज पे लेके आए हैं, तो उसकी अच्छी खासी सेल्स आती हैं उसके ऊपर। अच्छा, अब ये जो आप लोगों को सामने नज़र आ रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, अब दराज के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है हमें। हाँ, अगर आपने कोई स्टोर वाकई बनाया हुआ है दराज पे, उसका नाम से आप बेशक फेसबुक पेज बना लें, इंस्टाग्राम पेज बना लें, टिकटॉक पे वीडियोस लगाना शुरू कर दें, लेकिन अगर आप जहाँ पे ज़रूरत की बात की जाए ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं है। लेकिन शॉपिफाई पे हमने वेबसाइट बना ली, अपनी प्रोडक्ट्स लगा ली, ठीक है। अब तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा जब तक हम उसको प्रमोट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो ना तो हमने उस वेबसाइट की एसईओ की है। अगर आप एसईओ करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लाइक सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, तो देन जाके लोगों को कोई भी कीवर्ड जो है वो सर्च करता है, ऑडियंस सर्च करती है, तो रेलिवेंट गूगल जो है वो आपके रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर आपने उसकी एसईओ की है, देन जाके जो है वो आपको ऑर्गेनिक सेल्स आती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए भी आपको 3 to 4 मंथ्स वेट करना पड़ता है एसईओ के लिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिजल्ट उसके आते हैं। लेकिन इनिशिएट जो है वो हमने करना होता है भाई फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक से। ये 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इनसे रिजल्ट्स भी आते हैं। अच्छा, अब फेसबुक की अगर बात करें, तो फेसबुक को क्या हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक
टिकटॉक ज़्यादा बड़ा है फेसबुक से, या टिकटॉक ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देता है फेसबुक से, या फेसबुक का कह लें कि फेसबुक टिकटॉक के आने से फेसबुक की जो मार्केटिंग है वो ख़त्म हो गई है, ऐसा है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, फेसबुक के भी हैं, टिकटॉक के भी हैं। अब फेसबुक जो है ना, प्रोज की बात करूं तो इसके अंदर फेसबुक आप हमेशा जो है ना, अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म देख रहे हैं ना, कि लॉन्ग टर्म मैंने इसको लेके चलना है, तो हमेशा फेसबुक रिकमेंडेड है। फेसबुक एड्स इसके लिए रिकमेंडेड है। आपने अगर अपने बिजनेस को स्केल करना है तो हमेशा जो है वो फेसबुक रिकमेंडेड है। उसकी रीज़न क्या है? फेसबुक के अंदर आप जब कैंपेन चलाते हैं, ए टू जी चीज़ आपके हाथ में होती है। क्या क्या? आपने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, आपने किस एज से किस एज तक टारगेट करना है उसको, किस एरिए में, किस एरिए के अंदर वाले एरिए के अंदर भी, ठीक है, और कितने मीटर के अंदर, मतलब ए टू जी चीज़ जो है ना वो आपके हाथ में होती है यहाँ पे। लेकिन अगर टिकटॉक की बात की जाए तो टिकटॉक जो है ना वो इतनी आपको ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शन नहीं देता। टिकटॉक क्या देता है? टिकटॉक कहता है, पूछता है आपसे कि भाई कितने से कितने एज के बंदे को टारगेट करना है, ये वो पूछता है। लेकिन जब आप मीटर्स की बात कर रहे हैं या एरियाज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एरियाज़ भी जो है ना वो अभी रिसेंटली इसने ओपन किए हैं, पहले नहीं थे। पहले जस्ट हमारे पास कंट्री आती थी ओवरऑल पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान हम सेलेक्ट करते थे, तो उसके अंदर एड्स चलना शुरू हो जाती थी, ठीक है। तो अब आके जो है वो इसने कोई मेन बड़े बड़े एरियाज़ ओपन करनी है, जिसमें फैसला पंजाब आ जाता है, केपी के और उसके इलाके, ठीक है, उसके बड़े बड़े इलाके जो है ना वो उसने ओपन कर दिए हैं। तो लेकिन फिर भी इतनी डिटेल टारगेटिंग टिकटॉक नहीं देता और फेसबुक देता है, ठीक है। अपने बिजनेस को अगर आपने स्केलेबल करना है, लॉन्ग टर्म लेके चलना है, तो फेसबुक हमेशा रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, वो यूज़ करें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मुझे इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, फेसबुक आपको एक कैंपेन चलाते हैं आप लोग, तो फेसबुक हमें जो है ना 2 से 3 दिन ले जाता है रिजल्ट्स दिखाने में, ठीक है, क्योंकि वो एल्गोरिथम समझ रहा होता है कि मैंने दिखाना किसको है आपकी प्रोडक्ट, और आपके मतलब रिलेटिव ऑडियंस है कौन आपकी, ठीक है, तो 2 से 3 दिन ले जाता है। एज़ कम्पेयर टू टिकटॉक की बात करूं तो टिकटॉक जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स देता है आपको, विद इन आवर सेल्स ला के देता है आपको। लेकिन टिकटॉक के अंदर टिकटॉक की ऑडियंस जो है ना वो मैच्योर नहीं है। उसकी एक फ़नी मिसाल ये है कि ऑर्डर्स आते हैं आपको, जब आप ऑर्डर कंफर्मेशन करते हैं, तो जो हमारे एक माशाल्लाह से कस्टमर्स होते हैं वो कहते हैं जी सॉरी हमने तो ऑर्डर नहीं किया, बच्चे ने कर दिया होगा। और भाई बच्चे को कैसे पता ऑर्डर करना? तो इस तरह की ऑडियंस आपको टिकटॉक पे ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक। लेकिन अगर आप टिकटॉक पे काम कर रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स निकालते हैं, तो उसके लिए आपको मेन चीज़ इसके लिए रिक्वायर्ड होती है कस्टमर सपोर्ट हैंडलिंग। कस्टमर सपोर्ट इसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो क्यों है कि जब हम बेसिकली ना एक शॉपिफाई पे जब बिज़नेस कर रहे हैं या वाइट लेबल कर रहे हैं, हम ऐड चलाते हैं, तो सबसे मेजर हमारी जो गलती होती है ना वो यही होती है कि हम ऐड चलाते हैं, हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं, लेकिन उन ऑर्डर्स की कंफर्मेशन जो है ना वो हम कल पे डाल देते हैं। लाइक 5-6 घंटे बाद उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं, 2-3 घंटे बाद उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें जो है मैं ऐड करता जो मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये कि टिकटॉक पे मैंने कैंपेन चलाई, एड्स आए, सॉरी ऑर्डर्स आए, मैंने उसकी कंफर्मेशन की, फौरी तौर पे मैंने ना जो कंफर्मेशन की उसकी, लाइक 2-3 मिनट बाद जो मैंने कॉल कर दी। अच्छा, आगे से कस्टमर क्या कह रहा है कि मैंने कहा आपने फ़लाँ स्टोर से जो है ना ऑर्डर किया था, तो कस्टमर कह रहा है कि हाँ मैंने ऑर्डर किया था, मुझे तो लग रहा था आपकी कॉल ही नहीं आएगी। तो इससे मैंने आइडिया लिया कि भाई कस्टमर्स को ये फेस करने को मिलता है कि आप रैंडमली वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट बना के आपको ऑर्डर आते हैं, और ऑर्डर को इसी तरह से डिस्पैच करते हैं ना विदाउट कंफर्मेशन, जिसकी वजह से आपकी रिटर्न्स के अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आती हैं आपको। परसेंटेज आपकी रिटर्न जहाँ पे 10-15% होती है, वो 25-30-35% पे चले जाती है। तो कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। कंफर्मेशन के भी कुछ स्टेप्स हैं, लाइक अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, रैंडमली वाइड लेवल प्रोडक्ट को टारगेट करके आपने बजट लगाना शुरू किया, टिकटॉक पे आपको ऑर्डर्स आए, मतलब
अच्छा, टिकटॉक की ऑर्डर वेलोसिटी जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा होती है। विद इन आवर अगर आपकी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग है, चलने वाली प्रोडक्ट है, सेल्स वाली, वो आपको विद इन आवर जो है वो 40 50 60 ऑर्डर, 100 ऑर्डर, 200 ऑर्डर ऐसे ही दे जाती है वो। लेकिन अब उसकी बारी आती है अगली उसको कंफर्मेशन की, हैंडलिंग की, ठीक है। अब कंफर्मेशन आप जितनी अच्छी बेहतर कर लेंगे, आपके सारे ऑर्डर जो है ना वो सक्सेसफुली डिलीवर हो रहे हैं। सारे तो खैर नहीं होते, उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज, लेकिन जो रिटर्निंग परसेंटेज होती है ना, हमने उसको कम से कम करना होता है। एवरेज रिटर्न रेट 10 से 15% ही है बिजनेस के अंदर, जिसके अंदर आपकी रिटर्न और फेल डिलीवरीज आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन चीज़ों को कस्टमर सपोर्ट नहीं करते तो ये आपकी रिटर्न रेट बढ़ जाता है, तो फिर जो आपको प्रॉफिट भी हो रहा होता है ना, वो आपका लॉस ही कंसिडर होता है, क्योंकि आपको नज़र तो आ रहा है कि आ रहा है, लेकिन वो आपकी जेब में नहीं जा रहा होता। तो कस्टमर सपोर्ट क्या होता है बेसिकली, मैंने आप किसी बड़े ब्रांड से करते हैं, ठीक है, कोई भी बड़ा ब्रांड जो है वो आप ऑर्डर करते हैं, वो सबसे पहले आपको या तो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजेगा या आपके नंबर पे मैसेज भेजेगा, ठीक है, कंफर्मेशन का मैसेज कि भई आपने ये ऑर्डर किया है, ये रिसीप्ट है और ये चीज़ है, ठीक है। ये एक फर्स्ट कंफर्मेशन होती है ये वाली। सेकंड कंफर्मेशन ये होती है कि ऑर्डर हो गया, चलेगी। सेकंड कंफर्मेशन है कि ह्यूमन कॉल जाती है उसको, आपने कोई पर्सन बैठाया या आप खुद जो है वो उसको कॉल करते हैं, उसको बोलते हैं कि आपने फलां फलां वेबसाइट से ऑर्डर किया है, जस्ट एक कंफर्मेशन कॉल है, क्या मैं आपका ऑर्डर कंफर्म कर दूं? वो बोलता है हाँ बिल्कुल कर दें। अगर वो नॉन इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए, तो वो आपको वहीं पे ना बोल देगा और आपकी जो रिटर्न आनी है ना वो बच जाएगी। जो आपको वापसी रिटर्न आती है उसके ऊपर भी डिलीवरी चार्ज होती है, आप लोगों को पता है। एक तो डिलीवरी आप लोग जाते हुए देते हैं, जो रिटर्न आती है उस पर भी होता है, लेकिन दराज पे ऐसा नहीं होता। दराज पे आप बेचते हैं, आपकी कस्टमर वो देता है डिलीवरी, दराज को ही देता है, हमें नहीं देता, दराज को वो उसकी डिलीवरी दे देता है। लेकिन जब रिटर्न आती है तो रिटर्न की जो डिलीवरी है वो आपसे चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो इस हवाले से दराज की जो राइडर वाली जो लॉजिस्टिक्स है ना, सर्विसेज, वो बहुत अच्छी हैं, तो वो आपसे चार्ज नहीं करता उस चीज़ की। अच्छा, एक कंफर्मेशन, दूसरी आपकी ह्यूमन कंफर्मेशन होगी, ठीक है। तीसरी कंफर्मेशन आपने तब करनी है कॉल पे जब आप उसका पार्सल पहुंचा देते हैं टीसीएस कुरियर के थ्रू, ठीक है, या टीसीएस या लेपर्ड जो भी आपने यूज चूज़ किया हुआ है। अच्छा, उसको कॉल करनी है कि भाई आपका पार्सल डिस्पैच हो गया है, आपको 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी। कस्टमर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि यार वाकई मेरा पार्सल आ रहा है और मुझे प्रिपेयर रहना है उसको परचेज करने के लिए, लाइक पैसे देने के लिए राइडर को। अब चौथी कंफर्मेशन आपने तब करनी है जब उसका पार्सल ऑन द वे होगा। ऑन द वे लाइक जब उसका पार्सल उसके एरिए में चला गया और राइडर उसके घर देने के लिए पहुंच रहा है, आपने डायरेक्ट उसको कॉल करनी है, उसको बोलना है कि भाई आपका पार्सल ऑन द वे है, इतनी आपकी पेमेंट है, आप रेडी रखें और पार्सल उसको रिसीव कर लें। ये 4 कंफर्मेशन तो आपके फ़र्ज़ हैं अगर आपने ये बिज़नेस करना है। इसके ज़रिए आपकी जो रिटर्न्स है ना बहुत कम होगी और प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है इसमें। अगर आप वाइल्ड लेवल के अंदर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट स्टार्ट होता है इसका 30 से 40% से। 30 to 40% प्रॉफिट इसका जो है ना वो स्टार्ट होता है वाइट लेबल का। लेकिन अगर आप इसको सस्टेन कर लेते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर ये आपको वाकई जेब में जाता है, अदरवाइज आपके लॉस में ही जाता है ये चीज़, ठीक है। तो ये रिटर्न्स होती हैं, इसको अगर आप मैनेज कर लें तो ऑब्वियसली जो है वो आपका बिजनेस इसमें सक्सेसफुल है। टिकटॉक के ऊपर मैं बात करता चलूँ, टिकटॉक पे एड चलाना या टिकटॉक की एड्स कैसे चलती हैं, किसी को अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ से? पाकिस्तान में तो आप लोगों को पता है कि वो बैन है। फेसबुक का तो सबको पता है ना कि वो इजीली लीगल है, आप जैसे मर्जी चलाएं। टिकटॉक का अगर किसी को आइडिया है कैसे चलती हैं, क्या करना पड़ता है उसके लिए? एजेंसी अकाउंट होता है उसका एक, उस पे आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और वहाँ पे कमीशन आता है। ठीक है, एजेंसी अकाउंट आप खुद क्रिएट करते हैं? सर क्रिएट किया लेना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं क्रिएट होगा। ओके, एनी अदर? ओके, एजेंसी बेसिकली टिकटॉक ने ना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। टिकटॉक कहता है कि ये एक कंट्री है, ठीक है, और ये एक साइड पे उसने रखी हुई है, सही है ना। इसने उसको सपोर्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, उसको सिर्फ ये पता है कि इससे कुछ ना कुछ आ रहा है।
उसको सपोर्ट नहीं करना उसने, सही है। तो पाकिस्तान में बैन है, आप ऑफिशियली अकाउंट अगर बनाते भी हैं तो वो बंदा किसका है, यूनाइटेड स्टेट का या यूके का बन जाता है, उसमें पाकिस्तानी लोकेशन आती नहीं है क्योंकि वो अलाउ नहीं किया हुआ। तो पाकिस्तान के अंदर एड्स किस तरह से चल रहे हैं, बेसिकली इसके लिए आपको बच्चे ने सही बताया, एजेंसी अकाउंट चाहिए होता है। एजेंसी अकाउंट क्या होता है, एजेंसी एक जब उसके लिए रिक्वायरमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जो अगर आप मेन एजेंसी बनाते हैं, टिकटॉक कहता है कि अगर आप एक एजेंसी मेरे साथ रजिस्टर्ड कर लें, उसके अंदर आप मल्टीपल ऐड अकाउंट्स जो कि हमें इशू होते हैं, ऐड अकाउंट्स आप मल्टीपल बना सकते हैं, ठीक है। उन ऐड अकाउंट्स के अंदर उसने जो है ना वो पाकिस्तान की एक्सेस दी हुई है। अब वो ऐड अकाउंट्स हमें चाहिए होते हैं जिसके ऊपर हमने ऐड चलानी है, हमें बिजनेस मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें कोई चीज़ नहीं, ऐड अकाउंट चाहिए होता है। तो वो ऐड अकाउंट पे ही जो है वो हमें चला रहा होता है इसमें। तो अभी रिसेंटली जो है वो मैंने मेरी जो है कोलैबोरेशन हुई थी। अ, अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना 2 ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्विसेज दे रहे थे पहले। एक था ई कॉमेडी मीडिया, एक था जैक ऑफ डिजिटल, ठीक है। ये 2 प्लेटफॉर्म्स थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कह रहे थे कि हमारे पास आएँ और अकाउंट्स क्रिएट करें। लेकिन हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसलिए जो चीज़ पाकिस्तान ट्रेंडिंग में चल रही है, खुद रिसर्च किए बगैर लोग ये अकाउंट्स बाय कर रहे थे। आप मार्केट के आप भी बाय कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये अकाउंट्स बाय कर रहे थे लोग, मैंने भी बेचे हैं, ठीक है, मैंने भी बेचे हैं, मैंने भी सेल किए हैं क्योंकि ट्रेंडिंग में थी चीज़ें, मैंने भी सेल की हैं वो चीज़। तो ये लोगों ने अकाउंट जो है 6-6 हज़ार, 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार में अकाउंट्स ये सेल हुए हैं, ऐड अकाउंट। लेकिन इसकी गारंटी कोई नहीं देता था कि ये सस्पेंड हो जाएगा। गारंटी एक ई कॉमेडी मीडिया और जैक ऑफ डिजिटल, तो इसकी गारंटी कोई नहीं देता था कि भाई ये सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो जेनुअली सस्पेंड हो जाते थे। उसकी रीज़न ये है कि टिकटॉक अगर आपको अकाउंट दे रहा है ना, आप किसी भी जीमेल पे ले रहे हैं, तो अब आके टिकटॉक आपकी आईपी भी ट्रेस करना शुरू हो गया है। अब टिकटॉक पे आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो टिकटॉक पहले ये देखता है कि ये बंदा अगर मेरे पास आ रहा है तो इसका पिछली हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल ही फ्रेश है या पीछे भी किसी कहीं से कुछ अकाउंट सस्पेंड करके आ रहा है। तो अगर आपके अकाउंट सस्पेंड है ना पीछे भी, तो आप आगे बिल्कुल ना बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो भी सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रेश आईपी पे बनाते हैं, फ्रेश चीज़ों पे बनाते हैं जहाँ पे आपने बिल्कुल उसको यूज़ नहीं किया हुआ पहले, तो वो फिर जो है वो चलना शुरू हो जाता है। तो पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रोडक्ट्स टिकटॉक पे चल जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स अब टिकटॉक ने बैन की हुई हैं, वो भी पाकिस्तानियों की ही वजह से। तो ऐसी प्रोडक्ट्स कुछ होती हैं जो फेसबुक पे चल जाती है, टिकटॉक पे नहीं चलती। टिकटॉक पे चल जाती है तो फेसबुक पे तो चलनी है, लेकिन टिकटॉक का ही पॉलिसी है कि भाई कुछ प्रोडक्ट उसने पाकिस्तान के अंदर बैन किए हैं स्पेसिफिकली। आप लेकिन किसी और कंट्री में अगर उसकी ऐड चाहते हैं वो चल जाती है, लेकिन पाकिस्तान में वो बैन है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर हम टिकटॉक पे ट्रेंडिंग चीज़ें चलाते हैं ना, तो वो हम हंट कर रहे होते हैं उसी के प्लेटफॉर्म्स पे जाके, ठीक है। लाइक अगर मैंने टिकटॉक के ज़रिए ही प्रमोट करना है चीज़ों को, तो हम उसकी फिर हंटिंग करते हैं टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से ही। अगर हम फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म से ही जो है वो हम उसकी हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ई कॉमेडी मीडिया पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट मिल जाता है, लेकिन उसके लिए अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को वो पेड मिलेगा। पेड का लाइक अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन उसको ऐड अकाउंट बाय करने के लिए जो है ना वो आपको उसको पे करना पड़ेगा कंपनी को। लेकिन अगर आप मेरे थ्रू जा रहे हैं, बेसिकली मैं जो पाकिस्तान के अंदर एक एड रीच कंपनी है, ठीक है, जो टिकटॉक ई कॉमेडी का प्रीमियम पार्टनर है, ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी टिकटॉक के रिलेटेड मसले मसाइल हैं, आपके अकाउंट्स के इशू जितने भी हैं, वो हमारे अंडर आ रहे होते हैं एड रीच के अंदर, ठीक है। और एड रीच का मैं बेसिकली स्ट्रेटेजिक पार्टनर हूँ। तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जा रहे हैं तो मैं उसमें आपकी सपोर्ट भी होगी, मतलब मैं आपको डीपली जाके सपोर्ट भी कर रहा हूँ, जो भी मसले मसाइल आपकी अकाउंट क्रिएशन के अंदर आपकी जो है ऐड रन नहीं हो रही, स्पेंडिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो सपोर्ट में भी मिल रही होती हैं आप लोग, ठीक है।
तो वो काम जो आप लोगों के लिए मुश्किल हो रहा था वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कोर्स के रिलेटेड, जिसके लिए आज हम यहाँ पे बेसिकली अवेयरनेस सेशन दे रहे हैं, वो है हमारा कोर्स। तो हम लोग ऑब्वियसली इस कोर्स को डिज़ाइन मैंने इस तरह से किया है कि जहाँ पे आप लोग दराज करना चाह रहे हैं, मतलब लोकल ई कॉमर्स की बात हो रही है ना, तो लोकल ई कॉमर्स के अंदर दोनों प्लेटफॉर्म्स आ गए, शॉपिफाई भी आ गया आपका, दराज भी आ गया। अब दराज पे आप लोग जहाँ पे इंटरेस्टेड हुए हैं सेल करने के लिए, अब लेट्स सपोज मैंने दराज के लिए प्रोडक्ट हंट की है 500 रुपये की, मैंने 500 रुपये की उसको सेल करना है। अब यही 500 वाली प्रोडक्ट मैं शॉपिफाई पे 1500 की बेच सकता हूँ और वो बिकती है, और दराज से ज़्यादा रेवेन्यू मैं जनरेट शॉपिफाई से भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि प्रोडक्ट हंटिंग मैं कर रहा हूँ दराज के लिए, लेकिन वही प्रोडक्ट हंटिंग एक दो स्टेप्स थोड़े से ऐड होंगे उसमें, और वही प्रोडक्ट हंटिंग आपकी शॉपिफाई की हो जाएगी। तो इस तरह से ये लिंक है आपस में कि जहाँ मैं प्रोडक्ट हंटिंग दराज के लिए करना चाह रहा हूँ, वहीं शॉपिफाई के लिए हंटिंग कर रहा हूँ मैं। अगर लेट्स सपोज वो प्रोडक्ट शॉपिफाई पे नहीं चलती तो वो 100% गारंटी है दराज पे चल जाएगी आपकी। तो इस तरह से क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम आपसे नहीं हो रहा या आप कर नहीं पा रहे, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म को साथ ही चूज़ कर सकते हैं। मतलब इसको पैरेलल लेके चलना है हमने कि एक प्लेटफॉर्म पे अगर वो प्रोडक्ट नहीं बिक रही तो दूसरे पे 100% बिक जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज़ सोर्सिंग की आ जाती है। सोर्सिंग शॉपिफाई की अगर मैं करता हूँ तो कहाँ से करनी है? लोकल मार्केट से, लाहौर कराची से। यही अगर मैं दराज की कर रहा हूँ सोर्सिंग तो कहाँ से करनी है? लोकल मार्केट से। लिंक कर रही है ना चीज़ें, तो कोई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं है, दोनों को हमने डिज़ाइन इस तरह से किया कि दोनों की चीज़ें जो है ना वो कवर हो। हाँ, रैंकिंग का पार्ट ऑब्वियसली दराज का अपना अलग है, क्योंकि मैं जो प्रेफर करता हूँ वो इंटरनली रैंकिंग को प्रेफर करता हूँ कि आप इंटरनली रहते हुए दराज के अंदर ही रहते हुए अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक कर लें। लेकिन शॉपिफाई के लिए ट्रैफिक लाने के लिए ऑब्वियसली उसका एक अलग मॉडल है जिसको हम यूज़ करते हैं, ये आपका टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, बस ये दो फ़र्क है इसमें प्रमोशन के, सेल्स लाने के। ठीक है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, और इसमें आपका जो रिस्क चांसेस है ना वो भी बहुत कम हो गए हैं कि आपने जो इन्वेंट्री मंगवाई हुई है वो सेल नहीं हुई शॉपिफाई पे तो हम उसको दराज पे सेल कर देंगे, दराज पे सेल नहीं हो रही हम उसको शॉपिफाई पे सेल कर देंगे। तो दिस इज़ द मेन की कि भाई हम इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि हमने इसको इस तरह से लेके चलना है। टोटली आई थिंक 12 क्लासेज हैं इसमें। ठीक है, तो 12 क्लासेज जो है वो हम 1.5 मंथ्स के अंदर इसको कवर करेंगे। तो इसके अंदर जो है वो अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप एज अ सर्विस प्रोवाइडर इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि मैंने सर्विसेज देनी है, तब भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं कि मुझे साथ ही अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तब भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि साथ साथ अगर आप लोगों को समझाया जा रहा है, अगर आप उसको साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट डाल के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर साथ साथ मेरी सपोर्ट भी मिल रही होगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। प्रॉफिट का मैंने आप लोगों को बता दिया, और कोर्स का मज़ीद आप लोगों को मैडम गाइड कर देती हैं। बाकी कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड हो तो काइंडली मुझे रेज करें। जी, शॉपिफाई के ऊपर बहुत सारे आप लोग देखते हैं, लेपर्ड भी है, TCS भी है, पोस्टेक्स है, स्विफ्ट है, ट्रैक्स है। ठीक है, काल कुरियर है, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन इनमें से अच्छा कौन सा है या बेहतर कौन सा है? अच्छा, बहुत अच्छा तो कोई भी नहीं है। बेहतर कौन सा है? वो है पोस्टेक्स और ट्रैक्स। ठीक है, जो आपको प्रॉपर ट्रैकिंग भी देता है, और कस्टमर का बेसिकली कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए ना इन्होंने एक ऑफ़र रखी हुई है कि पहले आप पार्सल ओपन कर लें और फिर पे करें। तो ये ऑफ़र इन्होंने दी हुई है, तो ये ऑफ़र इस्तेमाल करते हुए आप ये भी कर सकते हैं। और एक ऑफ़र पोस्टेक्स की ये भी है कि आप इनके साथ जो है ना वो एग्रीमेंट करते हैं, और ये आपको जहां आपने एक हफ्ते बाद आपको पेमेंट आ रही होती है तो ये आपको पहले पेमेंट दे देते हैं उन ऑर्डर्स की। तो ये चीज़ भी इनके साथ आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अगर आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा है ना, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो लोग ये वाली ऑफ़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि उनको प्राइस जो है वो पेमेंट
पहले दे दी जाए। हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट आपके ओपन होते हैं, इनके साथ भी कोई पैसे नहीं लगते। वो जब आप किसी भी कुरियर अकाउंट पे जाते हैं, उनका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म ले लें और फॉर्म के साथ जो है आप उसको फिल करना शुरू कर, मतलब रजिस्टर कर देंगे। ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर लिखा होता है कि अपनी कंपनी का नाम दें, तो कंपनी रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है। आपने जो अपने ब्रांड का नाम सोचा हुआ है, स्टोर का नाम सोचा हुआ है, वही उसके साथ आप फिल कर देते हैं उसकी डिटेल। और एक और चीज़ पे ऐड करता जाऊँ कि जो उन्होंने डिलीवरी चार्जेस लिखे होते हैं ना, उसके ऊपर आपने निगोशिएट लाजमी करना है उनके साथ, ठीक है। जो उन्होंने लिख दिया है ना, वो हदीस नहीं है, उनके साथ निगोशिएट करना है आपने कि भाई इसको कम करें, मेरे इतने ऑर्डर्स हैं। बेशक उस वहाँ पे आप कहानियाँ छोड़ना शुरू कर दें कि भाई मेरे डेली के इतने ऑर्डर्स हैं, आप इसको कम करें, तो वो जनरली कम करते हैं। तो सबसे सस्ता जो मैंने यूज़ किया है वो है पोस्ट एप्स। वो आपको कम भी करता है, लेकिन उसका एक नुकसान है कि वो आपको पेमेंट जो है ना वो देर से देता है। अगर आप उसका नॉर्मल सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो वो पेमेंट देर से देता है। इसके लिए भी अगर आप उनके साथ अपने रिलेशंस अच्छे कर लें, अच्छे बिल्ड कर लें किसी मैनेजर के साथ, तो आपकी ऑन द स्पॉट जो है ना वो जो मसले मसाइल हो रहे होते हैं वो दूर हो जाते हैं उनसे। और कोई क्वेश्चन? बेसिकली वाइट लेबल मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन ब्रांडेड चीज़ें हैं। होलसेल के अंदर जो ऑलरेडी ब्रांड बिल्ड होते हैं, हमने उनसे इजाज़त लेनी है और उन्हीं की प्रोडक्ट जो उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने बनाए होते हैं, वहीं से बाय करके हमने उनको सेल करना होता है। तो जी देखें, जो रिटर्न होती है ना, रिटर्न वो तो आपके घर पे आ जाती है, जो आपने एड्रेस दिया होता है। ये जो होती है फील्ड डिलीवरी, ठीक है, वो भी आप लोग जो है वो उस पर या तो वो हब पे आ जाती है, ठीक है, तो कई दफ़ा जो है वो आपके घर भी आ जाती है। वो अगर जो हब पे आ जाए, ठीक है, तो वो आपको कॉल आ जाती है कि भाई आपका जो पार्सल है वो यहाँ पे ऑफिस में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट मैं मिस कर गया हूँ, वो ये है कि दराज की आपने देखा होगा दो सर्विसेज होती हैं। एक आपने सुना होगा, एक होती है FBD, एक होती है FBM। FBM ही स्टार्टिंग के अंदर आप कर सकते हैं, लाइक फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट या सेलर। इसके अंदर आपने खुद ऑर्डर आना है, आपने खुद पैक करना है, उसको अपने घर पे इन्वेंट्री रख के खुद पैक करना है दराज के फ्लायर में, और उसको दराज के ऑफिस में पहुंचा देना। ये हमारे साथ ही है ऑफिस दराज का, तो यहाँ पे आप इसको पहुंचा दें। आगे कस्टमर को डिलीवर करना उसका काम है। जी मेरा खुद का एक प्रोडक्ट था, हम्म मेरी तरफ होता था, और यहाँ पे कुछ लोग हों जो सेलर और मतलब बायर ना हो, ओके प्रोडक्ट लेकर हो। हम्म तो मैंने कोशिश की थी कि एज अ प्रोडक्ट मतलब एक स्टेप वन स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो ओके दराज से काम किया जाए। लेकिन दराज वालों ने मेरी जो रिजेक्शन दी, वो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए। मेरा खुद का एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट था, मैंने रजिस्टर्ड नंबर दिया। उसके बाद उसकी रिजेक्शन क्या आ रही थी कि आप लैब टेस्ट देंगे इसका, आपको पता चला पंजाब में एक ही लैब है जो ऐसी चीज़ों को टेस्ट करती है। तो मैंने 6 माह तक इंतजार किया उसकी रिपोर्ट आने तक। वो उसके बाद भी दराज ने मुझे रिजेक्शन की है। तो हम जैसे जो प्रोडक्ट मेकर लोग हैं, वो उनको दराज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती। देखें, अब अगर वो दराज एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप शॉपिफाई पे बेचना शुरू कर दें उसको। लेकिन उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हर कैटेगरी ऑब्वियसली हर प्लेटफॉर्म अलाउ नहीं करता आप लोगों को, उसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब मैं जहाँ पे, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अब सर्टिफिकेशन आ गई है ना, तो अब आप थोड़ा सा राब्ता करें हमसे। तो बेसिकली हर प्लेटफॉर्म के ना कुछ आउटपुट इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं, लाइक आप उसको कह लें कि अब ये जो चीज़ है ना, दराज तंग करता है, ठीक है। अब इस तंग का सलूशन भी जो है ना वो होता है कहीं ना कहीं, तो वो सलूशन हमने ढूंढना है। वो सलूशन जो है ना वो आपको मिलेगा किसी ना किसी सीनियर के पास, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उनके इंटरनली लिंक्स होते हैं दराज की टीम से। तो जहाँ पे आपकी रिजेक्शंस आ रही होती है ना, अगर आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो
एवरी रिजेक्शन आ रही है तो वो रिजेक्शन आपकी दूर हो सकती हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिर्फ किसी की सर्विस लेनी पड़ती है थोड़ी सी, वो आपको जो है वो ठीक कर देते हैं। तो आपकी आई थिंक प्रोडक्ट मैं समझा हूँ मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट है। ओके, राइट। तो ऑब्वियसली जो है जैसे हम दराज के लिए अकाउंट बनाते हैं, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ये वाले प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ये वाले जी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स हैं। आप दराज की पॉलिसी को पढ़ें थोड़ा सा, दराज यूनिवर्सिटी जो है ना वहाँ पे आपको प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी जो आपने नहीं लगानी दराज पे, ठीक है। जो कि जो आप अमेज़ोन पे देख रहे हैं वही सेम प्रोडक्ट्स होती हैं। तो केमिकल वाली प्रोडक्ट्स हो गई वो नहीं बेचनी, ठीक है। मेडिकल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गई जो आपकी डायरेक्ट स्किन को टच कर रही हैं, सेंसिटिव प्रोडक्ट, ठीक है, फ्लेमेबल प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं बिकती हैं उस पर। तो ऑब्वियसली हम उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाते, आप स्टार्ट ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स में लेते हैं। इसमें कैटेगरीज भी आ जाती हैं, कैटेगरीज आप स्टार्ट ले सकते हैं, किचन एंड होम एंड किचन से ले सकते हैं, बेबी एसेसरीज से ले सकते हैं, ठीक है। बेबी केयर में आप ना जाएं, वहाँ भी आपको सर्टिफिकेशन आ जाएगी, बेबी एसेसरीज में चले जाएं आप, ठीक है। उसके बाद जो है आप चले जाएं होम डिकोर के अंदर चले जाएं, ठीक है, हेल्थ एंड ब्यूटी में चले जाएं, लेकिन हेल्थ एंड ब्यूटी की भी एसेसरीज यूज़ करें। अगर आप मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं तो उसमें भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होगी आपको। तो स्टार्टिंग के अंदर उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं जो आपको मसला ना करें। जब आप एक तरह से उसमें काम करना शुरू कर देंगे, आपको पता चल जाएंगी चीज़ों का, फिर आप बेशक चैलेंजेस लेना स्टार्ट कर दें। और जैसा कि आपने बताया था कि एफबीएम कर सकते हैं हम दराज बेसिकली जी देखने के लिए, तो जो हमारी जो इन्वेंट्री होती है तो उसके लिए भी कोई प्रेप सेंटर वगैरह होते हैं? जी बिल्कुल, दो चीज़ें हैं इसमें। एक होता है एफबीएम, आप खुद पैक करके उसको जो है दराज के ऑफिस पहुंचा देते हैं, और दूसरी चीज़ होती है एफबीडी, दराज की फुलफिलमेंट बाय सर्विसेज। वो सर्विसेज आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलती, आपको कुछ परफॉर्मेंस अपने स्टोर पे लेके आनी पड़ती है। लाइक अगर आप 1 महीना 2 महीने के अंदर कोई 200-300 यूनिट्स बेचना शुरू कर दें तो दराज की ऑटोमेटिकली आपको ईमेल आ जाती है कि हमारी ये सर्विसेज अवेल करें। उसके लिए आपको ये ऑफिस नहीं रिक्वायर्ड होता, उसके लिए दराज का वेयर हाउस बना हुआ है सत्याना रोड बाईपास पे, ठीक है। वो जितनी इन्वेंट्री आपकी आउटबाउंड आप उसका बनाते हैं इनबाउंड, अमेज़ोन के अंदर भी आई थिंक इनबाउंड है जी, इसी तरह दराज के अंदर भी इनबाउंड क्रिएट करते हैं आप, कि जितनी इन्वेंट्री आपने प्रीवियसली बेची है आपकी उतनी इन्वेंट्री जो है ना वो दराज एफबीडी में रखने के लिए तैयार हो जाता है, वो आपकी अप्रूव हो जाती है। वो आप जो आपने डेट सेलेक्ट की होती है फॉर्म के अंदर, आप उस डेट पे जाके सारी इन्वेंट्री जो है वो दराज के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं। देन जो है वो सारा काम, आपकी शिपिंग, रिटर्न, सारा कुछ जो है वो दराज देख रहा होता Okay, so any more question left? है। जी आप भी एफबीडी की कंडीशन में जो होता है उसके चार्जेस भी डिफर करते होंगे ऑब्वियसली। जी बिल्कुल, और 60 डेज़ या 30 डेज़ जो है वो दराज आपको जो है वो फ्री देता है। उसके बाद वो चार्ज करता है आपके वॉल्यूमेट्रिक वेट पे, जो आपकी जितना जो आपका कार्टन है वो जगह घेर रहा है ना उसके बेस पे जो है वो आपको चार्ज करता है, स्टोरेज फीस जो है वो चार्ज करता है। डिलीवरी फ़ी नहीं देता वो आपसे, नहीं। डिलीवरी फ़ी ऑब्वियसली कस्टमर पे कर रहा होता है ना, लेकिन जब आप फ्री डिलीवरी लगाते हैं तो वो फिर आपकी प्राइस से कट होती है। पाकिस्तान में है, आपको चाइनीज़ भी मिलेंगे यहाँ पे, मतलब आप जब बाइंग करते हैं ना तो चाइनीज़ भी मिलते हैं वहाँ पे, लेकिन वो चाइनीज़ भी आप देखते हैं कि 7 दिन के अंदर आपको डिलीवरी आ जाती है, लेकिन वो सिर्फ चाइनीज़ के लिए अलाउ है क्योंकि ये ग्रुप है अली बाबा का, तो वो चाइनीज़ के लिए ये अलाउ है कि वो चाइनीज़ इस पर बेच सकता है, लेकिन हम पाकिस्तान से बाहर दराज पे नहीं बेच सकते। पाकिस्तान से अगर आप बाहर बेचना है या किसी की मैन्युफैक्चरिंग, वो फिर अली बाबा पे जाता है। अली बाबा भी एक वेबसाइट है प्रॉपर, वहाँ पे जो है वो फिर जिसकी फैक्ट्री है या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग है तो वो वहाँ पे लिस्टिंग करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की। तो दराज पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप चीज़ें सेल कर सकते हैं। और स्पेशली रिकमेंडेड ये है कि आप बेशक जिस मर्ज़ी से स्टार्ट लें, मतलब जिस मर्ज़ी मॉड्यूल से स्टार्ट लें, लेकिन आपका एंड गोल जो है ना वो दराज मॉल होना चाहिए, फ्यूचर उसी का है। सेल्स वेलोसिटी उसकी हाई होती है, ठीक है। दराज आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देता है उसके ऊपर। तो उसका टैग लेने के लिए आपको मसले मसाइल आते हैं, उसके लिए भी आपको किसी सीनियर से रब्ता करना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है डन है, वो एंड गोल आपका वही होना चाहिए दराज मॉल।
अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट के लिए कर रहे हैं तो उसको सही मशवरा दें, उसको गाइड करें कि भाई बिज़नेस जो फ्यूचर है ना वो इसी का ही है, दराज मॉल का, अगर आपने इस पर काम करना है। अगर आपने रैंडमली प्रोडक्ट्स पे काम करना है, वो एक टाइम आएगा कि आप जो है ना वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे उस चीज़ों से कि यार मैं क्या कर रहा हूँ ये चीज़। लेकिन दराज मॉल का अपना ही मज़ा है, ब्रांडिंग का अपना ही मज़ा है। अगर आप ब्रांड में काम कर रहे हैं, वो चाहे शॉपिफाई है, अब जैसे वो मैडम अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इसी तरह अगर वो लगी रहें, मेहनत करती रहें, कहीं ना कहीं वो अपना ब्रांड बिल्ड कर लें। मेरे पास ना एक क्लाइंट थी, लेडी क्लाइंट थी, और वो क्या करती थी, उन्होंने अपना एक प्रोडक्ट तैयार किया। अब वो प्रोडक्ट क्या था, घर पे वो तैयार करती थी। वो प्रोडक्ट था वेट लूज प्रोडक्ट, लिक्विड प्रोडक्ट था वो, ठीक है। अब उन्होंने स्टार्ट पहले कहाँ से लिया, बेसिकली वो खुद एज ए इन्फ्लुएंसर बन गई उसी प्रोडक्ट की ना, जो उन्होंने खुद बनाई है उसी प्रोडक्ट की, वो खुद इन्फ्लुएंसर बन गई। लाइक उसको खुद प्रमोट करना शुरू कर दिया टिकटॉक पे जाके उसने, ठीक है। अपनी टिकटॉक से उसने ट्रैफिक बनाई, ट्रैफिक जनरेट की, और उसकी प्रोडक्ट जो है ना वो वाकई ही लोगों को असर करती थी, उसका असर था, उसका बेनिफिट था प्रोडक्ट का। तो उसको ऑटोमेटिकली जो है ना ऑर्गेनिक रिव्यूज़ भी आना शुरू हो गए। उस ऑर्गेनिक रिव्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए उसने जो है ना वो स्टार्ट किया, और कोई 3-4 मिलियन जो है ना वो उसने उस प्रोडक्ट से निकाला है। सिंपल एक क्या बेच के, वो प्रोडक्ट बेच के 2000 की प्रोडक्ट थी वो, और लेकिन उसको कॉस्ट कितने में करती थी, 200-300-400 के अंदर वो कॉस्ट करती थी, लेकिन उसने 2000 की वो बेच रही थी वो प्रोडक्ट। तो वो 3-4 मिलियन उसने कमाया है उस प्रोडक्ट से। तो अगर आप, बस यही है कि स्टार्ट लेना है। आइडियाज़ तो हमारे पास माशाल्लाह से बहुत होते हैं, लेकिन किसी भी आइडिया पे अगर आप स्टार्ट ले लें और उसको करना शुरू कर दें, असल चैलेंजेस तो वहीं पे आते हैं ना हमारे। तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है। फिर आपको पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था उसके बेशक उल्ट हो रहा है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा उन चीज़ों से। जी, कोई और क्वेश्चन? ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ऑल इंटरनल स्टूडेंट्स को भी एंड जो एक्सटर्नल जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया, ठीक है। आप लोगों को फॉर्म्स दिए गए हैं, काइंडली इनको फिल करके आप दे दें, और आप लोग जिन्होंने नहीं किए वो काइंडली वो कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट पे दो चीज़ें आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहूँगी, वो ये है, एक तो ये है कि जो हमारे एक्सटर्नल स्टूडेंट जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, ठीक है, आप लोगों का जब ये कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है, ये कोर्स बेसिकली स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 10 जनवरी, और इसमें अगेन हमारे पास 2 फीचर्स होंगे। अंबर थोड़ा सा थोड़ी देर बात कर लें, क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम, ठीक है। ओके, सो उसमें इस तरह से है कि आपका जो कोर्स है वो 1.5 मंथ का होगा। इसमें अगेन 2 फीचर्स हैं, मास्टर क्लास एंड बूट कैंप। मास्टर क्लास में आपकी वीक में 2 क्लासेस होंगी, एक टेक्निकल होगी, एक वर्कशॉप होगी, एंड जो बूट कैंप होगा उसमें आप डेली आ रहे हैं फॉर 5 डेज, जिसमें आप टेक्निकल वर्कशॉप के अलावा भी आपको सपोर्ट मिल रही है और आप प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं इस कोर्स में। जैसे कशान ने बताया कि ये तीनों चीजें ऐड करने का जो मकसद था वो यही था कि जब हम लोकल ई कॉमर्स की बात करते हैं, दराज से तो आपको चले ये एज मिल जाता है कि आपके पास वहां पे ऑडियंस अवेलेबल है, तो आप लोग इजीली अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। शॉपिफाई, क्योंकि लोकल ई कॉमर्स में लोग शॉपिफाई पे भी बहुत ज्यादा अपना ब्रांड बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अगेन शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग के बगैर नहीं हो सकता। आपको वैल्यू एडिशन करने के लिए इन 3 चीजों को कंबाइन किया गया है, ताकि अगर आप लोकल ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं तो आप दराज, शॉपिफाई और डिजिटल मार्केटिंग को कंबाइन करते हुए चाहे आप अपना ब्रांड बिल्डअप करें या आप व्हाइट लेबल की वे में अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा एंड ड्यूरेशन विल बी 1.5 मंथ्स, ठीक है। और जो आपकी लाइब्रेरी होगी लेक्चर्स की, डेफिनेटली सी बात है वो बूस्टल सेट पे अवेलेबल होगी। यहाँ से आप अपनी लाइब्रेरी को एक्सेस करेंगे, जो कशान के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, जो आपके कम्युनिकेशंस वगैरह होंगी, ये सारी बूस्टल सेट पे अवेलेबल होंगी, ठीक है। और जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे एक्सटर्नल स्टूडेंट्स हैं, काइंडली वो जो फॉर्म है वो फिल करके आप लास्ट पे जो है वो काइंडली आप उसको प्लेस कर दें। और इसके अलावा अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ ले, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपका कोई भी कंसर्न है तो। है किसी का? सबको क्लियर हो गया? ओके, दैट इज परफेक्ट। सो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड ओके, आप लोग अपने अपने कामों पे जा सकते हैं। ओके ओके, इसको आप बंद कर दें। ओके, फॉर द इंटरनल स्टूडेंट्स आई हैव एन अनाउंसमेंट।
चल जाएगा. It was not planned, so that's why. इसकी ग्रीन लाइट नहीं ऑन हो रही है. एक दफ़ा दोबारा ऑन है ना. ओके, मुझे भी अपडेट करना। अच्छा अच्छा बेसिकली हमारा जो है ना वो इसने भी स्टार्ट किया था दराज से। इसका बेसिकली एक साथ कज़न होता था जिसने इसको साथ साथ मोटिवेट किया। ये भी मेरे साथ तकरीबन 3 साल पहले जो है वो आया था, साथ अटैच थे हम, ठीक है, चीज़ें की। और पिछले 1 साल से जो है ना ये कंसिस्टेंट हो गया इसी के ऊपर, दराज के ऊपर, ठीक है। तो माशाल्लाह से अब ये आपको सेल्स भी अपनी बताएगा और किस तरह से इसने अचीव किया और इसने किस तरह से अपने जो भाई का जो है ना, इसके भाई का माइंडसेट ये था कि फारिग है दराज, कुछ भी नहीं मिलता, और इसने चेंज किया उस माइंडसेट को। और वो किस तरह से किया, इसलिए बातों से तो कुछ नहीं होता ना, करके दिखाएंगे, एक्शन देंगे तो फिर ही कुछ होता है। तो इसने एक्शन दिया, करके दिखाया। तो हमाद ज़रा बताएंगे। मेरा नाम हमाद है और मैं तकरीबन 3 साल से दराज पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टअप लिया ना तो मुझे नॉलेज नहीं था कि दराज क्या है। स्टार्टअप मैंने ऐसे लिया था कि मेरे कज़न आए घर थे तो कहते तुमसे काम है, मैं बताओ, कहते ये पार्सल 3 है तो दराज अभी दे के आने हैं। तो पूछा, फिर देखा क्या है, उसके साथ स्टार्टअप लिया। तो जब मैंने स्टार्टअप किया, किसान भी इस तरह कहते जी मिनिमम 20,000 से भी दराज स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने 2020 में 1500 से दराज को स्टार्टअप लिया था, ठीक है। मैं एक प्रोडक्ट थी वॉलेट, उसे परचेज़ किया था। मुझे आज भी याद है 1500 के मैंने 16 वॉलेट परचेज़ किए थे और वो सेल करने शुरू किए थे। तो वक्त गुजरा तो मुझे सबसे पहले जो प्रॉफिट हुआ वो तकरीबन 600 था। 600 प्रॉफिट के बाद जब भाई को पता लगा भाई ये है, उसने इतना सर्च किया कि छोड़ दो, दराज में कुछ भी नहीं है, दराज में कुछ भी नहीं है। उसकी कहने की रीज़न ये थी कि जो दराज हब था अब तो सिटी के सेंटर में आ गया है, कोहिनूर सिटी में। पहले होता मिल्लर चौक में, और मेरे घर से वन साइड एरिया 15 किलोमीटर था। मतलब कि अगर 2 डराते हैं ना तो उसमें प्रॉफिट था 200-250, इसमें 300 का फ्यूल लगता था। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई नहीं, दराज छोड़ दो। आफ्टर सम टाइम सब्र किया, उन्हें बताया, कहते नहीं छोड़ दो। फिर टाइम लगा, एक क्लाइंट ढूंढा, सप्लायर भी थे और वो क्लाइंट भी थे, उनको काम करके दिया। उनके पास प्रोडक्ट थी किचन एसेसरी की, उसे दराज पे लगाया, पुश किया, 90 डेज पे उसे सेल लग गई मिलियन की। तो फिर भाई को बताया, फिर भाई ने इन्वेस्टमेंट की, उनको गाइड किया कि भाई इस तरह काम करो। तो जो भाई मुझे 3 साल से डांटते रहे, समझाते रहे दराज छोड़ दो, आज उनके अपने 2 स्टोर हैं। एक स्टोर की मंथली सेल 1 मिलियन है और दूसरे स्टोर की मंथली सेल 3 मिलियन है। तो ये तो है हमाद की स्टोरी, जिसकी एज तकरीबन 22-23 साल है, ठीक है, आई थिंक 23 साल है। 23 साल। कैन यू इमेजिन कि एक 17 साल का बच्चा और 2-2 मिलियन अचीव कर रहा है, और वो भी दराज से। अब 17 साल का बच्चा जो होता है ना, बेसिकली मैंने अपना एक बैच हम अपना एक बैच क्रिएट बनाया था स्पीकिंग कॉलेज में आज से 1 साल पहले, पिछले साल दिसंबर के अंदर एक मेरा बैच चलता था। तो उसी बैच के अंदर मेरा एक स्टूडेंट था, लेकिन हर बैच के अंदर बच्चा तो होता है, क्वालिटी सीखते हैं, सारा कुछ सीखते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही रहता है जो कंसिस्टेंट रहता है उस चीज़ में। तो वो कंसिस्टेंट था। उसने क्या किया, जीरो इन्वेस्टमेंट, कुछ भी नहीं है उसके पास, स्टार्ट किया। स्टार्टिंग क्या दी, सर्विसेज देना शुरू कर दी, प्रोडक्ट हंटिंग उसकी अच्छी थी, उसने प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस दी। फिर 5000 रुपया कमाया उसने, उसको मोटिवेशन आई कि यार ये वाकई पैसे आ गए। 5000 आया। अब वो उस बच्चे की बात करो, 17 साल के बच्चे जिसको हम, अगर आप ऐसा ट्रेनर समझा रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको माइंडसेट को। आप मतलब से पिछोर बैठे हुए सब लोग, मैं अगर आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एक 17 साल का बच्चा उसके लेवल पे जाके उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो जल्दी अंडरस्टैंड करते हैं।